टेल मी इफ समवन इज वॉचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी को पता ही नहीं आप कौन हो, क्या हो, क्या करते हो आप? हाउ वुड यू एक्सप्लेन देम हु यू आर, व्हाट डू यू डू, व्हाई शुड नेक्स्ट 1 hour किसी को स्पेंड करना चाहिए टू लिसन टू यू? यार मेरा सिंपल सा दैट आई टॉक अ लॉट ऑफ डेटा एंड सेकंड मैं यूजुअली वो बातें करता हूँ जो कि ज़्यादा लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छी बातें करता हूँ, बुरी बातें करता हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ मैं वो बातें करता हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. एंड क्यों किसी को सुनना चाहिए आज का पॉडकास्ट? क्योंकि मेरा एक सिंपल सा ये मानना है कि आपको अपना खुद का ब्रेन चलाना आना चाहिए. आपके माता पिता अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी लगा रहे हैं, और आप पढ़ के आगे बढ़ चुके, आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई पे आपको अपने से बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया, उनकी आपकी बहुत उम्मीद है आपसे. वो इसलिए नहीं किया कि आपको जो भी कोई बताए आप उसमें हाँ जी करने वाले बन जाए. तो ये मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ वो इसी के लिए कि मैं लोगों को ये चीज़ पुश कर सकूँ, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें. इस पूरे पॉडकास्ट में भी जो भी बातें बताऊंगा उसके थ्रू मैं यही पुश करने की कोशिश करूंगा. इंटरेस्टिंग. सो अपना दिमाग यूज करें, हाँ जी नहीं बोले. वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट. कल हम सबको इंस्ट्रक्शंस आए इंडिया में हर सिटीजन को हमारे प्राइम मिनिस्टर से. यस. तो उस पर हाँ जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट बिफोर वी गो देयर आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. सो कल एज वी स्पीक येस्टरडे हमें ये इंस्ट्रक्शन आए थे कि आप गोल्ड और मत खरीदिए, घर में ज़्यादा रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कार पूलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए, और फॉरेन ट्रिप्स कम करो, फॉरेन शादियाँ कम करो. राइट, दिस इज मोटा मोटी दिस इज व्हाट यू हैव सेड इन लेमन टर्म्स. तो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वाई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो. क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदे हम? देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ. आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम कितना हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं? वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 tons ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 ton. 800 टन 1 ton. ओके, सिंपल. एंड हम बनाते से प्रोड्यूस 1 ton करते हैं. यस. ओके. अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास वो KGF था जो कोलार गोल्डफील्ड जो यश की मूवी से बहुत पॉपुलर हो गया. राइट, थिंग इज वो माइन थी तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे. सोने की माइने बोल के बहुत अच्छा लगता है एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है. बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था. अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है एक, आई थिंक लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं. उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा. 1.5 tons कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के? 2.5 tons, 3 tons हो गया. हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 tons a ईयर है और बढ़ रहा है. 800 टन आप रफली कैलकुलेशन करके भी देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हिल जाएगा. गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया. एंड अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है. तो ये बिल जो है 800 टन से अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है. लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर. एंड दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको भर चुकाना है. तो एक आम आदमी के लिए मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फर्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और खरीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, RBI को चाहिएगा डॉलर. ये पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है. अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ. $100 के लिए पहले $1 का आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज, अब सडनली चाहिए 94. सडनली और ज्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं. और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं. अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले कर सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है. हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं. हमारी इनकम वहां पे टाइट हो जाती है. हर घर पे इम्पैक्ट आता है. मैं आपको एक सिंपल सा एक दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ. अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है. तो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गोल्ड. या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है $4,500-4,600 पर आउंस. ठीक है, मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में. लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा. हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा. इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो. लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाओ. अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रांग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है. ओके, व्हाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? या तो उसके दो ही उसके तरीके हैं. नंबर 1, या तो आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो. ट्रेड तो ज़्यादा डॉलर में हो रहा है, रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता. कुछ हमारे बॉर्डर शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो आसपास के हैं, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके फिर भी थोड़ा बहुत चलता है. UAE के साथ हमने 1-2 ट्रांजैक्शंस कर लिए. रशिया के साथ हमने बीच में बहुत किया, वो स्लो डाउन हो गया है और ज़्यादा नहीं हो रहा है. सो वो वाला तो बढ़ा नहीं सकते हो. कैसे बढ़ाओगे उसको? बढ़ाने का एक ही तरह है ट्रेड वाले को कि
आप लोगों के लिए वो चीज़ें बनाना शुरू करो जो कि बाहर वालों को आपसे चाहिए, वो हम ज़्यादा करते नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप लोगों के लिए रिजर्व करेंसी बनना शुरू कर दो। लेकिन रिजर्व करेंसी आप कब बनोगे लोगों के लिए? जब बाकी कंट्रीज के लिए आपकी करेंसी के बिना खुद का गुजारा मुश्किल हो जाए। चाइना को पता था वो ट्रेड में इजीली डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। चाइना ने क्या किया? चाइना बिगन टू गिव अ लॉट ऑफ डेट। अब वो डेट को सर्विस करने के लिए ये आपके डेट में आपके दो ऑप्शन होते हैं कि ईदर यू टेक डॉलर लोन और यू टेक युआन बेस्ड लोन। युआन वाला अगर वो आपको पड़ रहा है 0.25 बेसिस पॉइंट सस्ता, तो जाम्बिया, केन्या ये जाके लेते हैं युआन वाला लोन। ओके, उसकी पेमेंट 2.5 बेसिस, ठीक है, 0.25 बेसिस सस्ता क्या होता है? सो आई गिव यू एन एग्जांपल। लोग लोन डॉलर की जगह चाइना की करेंसी में क्यों लेना प्रेफर करते हैं? आपको एग्जांपल देता हूँ। सो केन्या अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, पावरफुल कंट्री है वहाँ का। उसके पास $5 बिलियन का एक पूरा रेलवे लाइन उसने पूरा बनाया था, जिसके लिए जो लोन जो लिया गया था वो डॉलर में था। ठीक है, नाउ चाइना केम इन, उन्होंने कहा कि यार बनाया तो हमने है ना, तुम्हें पेमेंट हमें ही करनी है, युआन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो डॉलर वहां पे दे रहे हैं हम अभी दे रहे हैं, तुम हमें फिर युआन में चुका दे, रिफाइनेंस किया। और वो वाला जो पूरा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब बीच की करेंसी हटा दी गई है, जो कि चाइना को भी देना पड़ता, जाम्बिया को भी देना पड़ता। जाम्बिया इज नाउ सेविंग अराउंड $250 मिलियन ऑन दिस वन, राइट? अगर आपका कर्जा आपको जो आप लिया है उसका पेमेंट आपको चाइना को करना है, चाइना के लिए युआन इंपॉर्टेंट है, डॉलर नहीं है, तो आप युआन में करो ना। डॉलर बीच में आया है तो आप किसी से आप वहां से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, उसको भी फिर वापस उसको यूज करने का टेंशन ही खत्म। वो वाला एंगल है यहाँ पे। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, 0.5 बेसिस कम समझ नहीं आया मुझे। सो ऐसे समझिए कि अगर मैं जाम्बिया हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं जाम्बिया हूँ, आप चाइना है, ठीक है, अब मेरे को आपको, मैंने आपसे लोन लिया, आपको चुकाना है, हाँ, ठीक है। एक होता है कि यार राशमानी करेंसी है, मैं उसी में कर दूं, खत्म, RS करेंसी डन। बट हम बोलते हैं कि नहीं यार, ये कोई थर्ड करेंसी है, उसी में मेरे को चाहिए, तो मुझे जाके पहले वो करेंसी खरीदनी पड़ेगी। वो खरीदनी तो ऑलरेडी किसी और के पास है, आई हैव टू पे ट्रांजैक्शन फी ऑन दैट, एक्सचेंज रेट ऑन दैट, उसमें भी थोड़ा सा कुछ जाता है। प्लस वो जब आपके पास जाएगा, राइट, वो आपके पास तो आ गई, अब आप भी जब उसे दोबारा कहीं यूज करोगे किसी और ट्रेड के लिए, अगेन आपको भी फिर वो दोबारा करना पड़ेगा, लॉसेज होते हैं। चाइना ने बोला हमारे युआन ही यूज करो, हमारे इनका बच गया, तुम्हारे वाला हम करेंगे। तो जाम्बिया के युआन कहाँ से आए? चाइना ने आके खरीदना ही पड़ रहा है ना। चाइना ने कहा कि भाई साहब आपका जो डॉलर वाला लोन है हम चुका देते हैं, खत्म कहानी, क्योंकि उनके पास डॉलर रिजर्व कम थे। ओके, हम चुकाते, खत्म काम, तुम हमें युआन में चुकाते रहना। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक आई विल टेक द लोड ऑफ योर लोन। या मैं तुम्हारा जो $5 बिलियन है वो लोन मान लो 2 साल में तुम्हें चुकाना है, तो मैं 2 साल में चुका दूंगा। Yeah. मुझे तुम 3 साल में धीरे धीरे करके दो, तुमको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया, या तुम मुझे 2 साल में थोड़ा सस्ते में दे देना, व्हाटएवर। एंड ये क्यों होता है पता है? नाउ व्हेन इट कम्स टू से अ कंट्री लाइक जाम्बिया, उसके पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, वीक इकोनॉमी है, सब कुछ है। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, उनके पास, उनका लास्ट ईयर का जो आपका एक्सपोर्ट्स का जो सरप्लस था, दैट वाज $1.1 ट्रिलियन। उनके पास डॉलर्स का सरप्लस पड़ा है, पहाड़ पड़ा, उनको पता नहीं उसका करना क्या। बोला हम चुका देंगे, खत्म करेंगे, तुम हमारे युआन में करो। दे कैन एक्चुअली डू दैट। नाउ अगर हमें रुपी को स्ट्रांग बनाना है, या तो ट्रेड सेटलमेंट ज्यादा उस पे हो, या फिर वी बिकम अ रिजर्व करेंसी। नाउ फॉर सम कंट्रीज वी आर अ डिसेंट इनफ रिजर्व करेंसी। मालदीव्स के लिए थोड़ा है, आपका नेपाल के लिए थोड़ा सा है, आपका श्रीलंका के लिए थोड़ा है, भूटान के लिए बहुत बड़ा है। बट इन द एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल इकोनॉमीज, वेरी स्मॉल कंट्रीज, मिनिस्क्यूल। या हमारे मेजॉरिटी स्टेट्स उनसे बड़ी इकोनॉमीज है अपने आप में। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी फ्रॉम दीज कंट्रीज, बट है जो है, हाँ, राइट। सो वहां पे आता है बात कि बॉस हमारी करेंसी की डिमांड क्या है। ऊपर से प्रॉब्लम क्या आती है? वी इंपोर्ट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। हम जो बात करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, वी आर दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, पीपल डोंट रियलाइज दैट फार्मेसी, आपका मेडिसिन आपकी बनती किससे है? APIs, राइट? रफली अबाउट 70% ऑफ ऑल दी APIs दैट वी नीड इज कमिंग फ्रॉम चाइना। जो 30% यहाँ बना रहे हैं वो किससे बनते हैं? KSMs इज व्हाट? की स्टार्टिंग मटेरियल्स। KSMs आपका 90% सारा चाइना से आ रहा है। अब होता क्या है, हमारी सरकार इसलिए एक रेमेडी निकालती है, लेट्स डू PLI स्कीम, अपनी इंडस्ट्रीज को पैसा दो, इंसेंटिव देंगे, तुम लेकिन APIs यहाँ बनाना शुरू करो। कुछ प्लांट्स एक्टिव होते हैं, ऑरोबिंदा फार्मा का एक प्लांट है, डॉक्टर रेड्डीज का एक प्लांट है, सब लाइव हुआ। व्हाट डिड चाइना डू? क्रैश दोज वेरी API का प्राइसेस अप टू 40%, 50%। हाउ डू यू कम्पीट? जो इंडिया में बनने लग गया उसको 40% कम कर दिया चाइना। या नाउ द रिजल्ट इज, हम कैसे उससे कम्पीट करें, राइट? तो यहाँ पे बात ये आती है कि बॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आर वी रेडी टू पे अ बिट एक्स्ट्रा फॉर द इंडिया मेड स्टफ? नंबर 1. Number 2, without that there is no solution to it. We have to really figure out 2 things. Number 1, how do we consume more of what we make in India? Number 2, how do we ensure that what we are making in India, उसका बैक एंड कहीं बाहर से नहीं आ रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ा प्राउडली ये चीज़ बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर सब इंडिया में बनाने लग गए हैं। उसका पोटाश आज भी बाहर से आता है, सल्फर आज भी बाहर से आता है, दो सारी बेसिक मटेरियल्स। अभी ये पूरी जो सिचुएशन हुई है बिकॉज ऑफ वॉर,
पोटैश आपका कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से आता है मेजॉरिटी, हमारी लंका लग गई है, सभ्य भाषा में कह रहा हूँ। सल्फर आपका कहाँ से आता है? मेजॉरिटी आपका बाहर से आता है, हमारी अगेन लंका लग गई है। रिजल्ट इज हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है, अब बाहर के रेट पे हमें खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो यूरिया, राइट, यूरिया की अगर बात करें तो वी इम्पोर्ट क्लोज टू अबाउट, सो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट्स अबाउट 40 मिलियन टन ईयर। 30 मिलियन टन हम इंडिया में बनाने लग गए हैं, 30 आज भी नहीं बनाते हैं। 30 इज व्हाट, 25% ऑफ कंजम्पशन, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। हाउ डू वी सॉल्व फॉर इट? उसका एक रास्ता बनता है, अगर इंडिया में नहीं बना सकते हो, कैप्टिव कैपेसिटीज बाहर बना लो। इंडिया ने क्या किया? 50-50 जॉइंट वेंचर किया रशिया के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यूरिया हमारा अच्छा खासा रशिया से भी आता है। वी डिड अ जॉइंट वेंचर जो कि अब 2 मिलियन टन का पे प्लांट लगा रहा है। इट विल एलिमिनेट द हर्डल्स फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ द इंपोर्ट्स दैट वी डू। लेट्स डू दैट। उस तरह के कई सारे रास्ते जो हमें अपनाने पड़ेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, जो हम उसको एड्रेस करें तब जाके कुछ होगा। आप जरा सोचिए एक बात कि अभी कोल इंडिया जो हमारी है, राइट, कोल इंडिया ने BHEL नाम से एक और PSU उसके अंदर एक जॉइंट वेंचर किया और बोला कि यू नो व्हाट, कोल से चाइना वाले, US वाले और दूसरे कंट्री इतने सारे पेट्रोकेम बनाते हैं। सो आप सोचो ना कि आपका ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये क्रूड से आता है। क्रूड क्या इन दी एंड इट्स अ हाइड्रोकार्बन। कोल इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, ओके, इट्स अ कार्बन प्रोडक्ट, राइट। उस कार्बन से यहाँ पे भी तुम केमिकल्स बना सकते हैं, बट इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। कोल इंडिया ने फाइनली बोला कि यू नो व्हाट, ओके चलो करते हैं, कि सरकार इंसेंटिव दे रही है। BHEL क्या टाइप किया, दे आर बिल्डिंग अ प्लांट जो कि L&T एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दे आर बिल्डिंग अ प्लांट फॉर अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट हमारा एनुअल कंजम्पशन इज 8.8 लाख टन्स। दीपक ग्रुप है यहाँ पे, जो कि लगभग 6 लाख टन का उनकी कैपेसिटी है, बट वो ऑपरेट करते हैं लगभग 75% ओवरऑल कैपेसिटी पे। क्यों? रशिया से बहुत ज्यादा चीप इंपोर्ट्स आ जाते थे। नाउ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कोल इंडिया और बेल का कहना है कि यार हम तो उस रेट पे compete कर पाएंगे, सो लेट्स बिल्ड अ प्लांट। अभी जो प्लांट लगा रहे हैं दैट इज 6.6 लाख टन का एनुअल कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ, हम नेट इंपोर्टर से सीधा नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेट्स डू मोर ऑफ दीस। जैसे से एक एक करके बेसिक्स, और ये बहुत सारे बेसिक्स हैं, हर इंडस्ट्री के छोटे छोटे हैं, जैसे से उनको सॉल्व किया जाएगा तब जाके होगा कि बाहर से हम जो हर छोटी छोटी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ एलिमिनेट होगी, सप्लाई चेन वहाँ से सॉल्व होगी। इट इज़ नॉट द टॉप डाउन अप्रोच कि चलो पहले असेंबली करते हैं फिर वो बना लेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको उल्टा करना पड़ेगा। बट देन अगर गवर्नमेंट हर किसी पे एक इंसेंटिव देगी, एक सब्सिडी देगी उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। या तो वो अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं है, जहाँ पे वो मेजर फाइट है, वो सारी इंडस्ट्रीज को देगी कैसे? पैसा तो ऑलरेडी दिया जा रहा है सर। सो पहली बात ये, चाइना भी हर इंडस्ट्री को पैसा देता है, ठीक है, इंडिया भी दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल GSW ग्रुप आता है। GSW ग्रुप ने अनाउंस किया महाराष्ट्र के अंदर कि नागपुर के पास बूटीपुरी रीजन है, मैं वहाँ पे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा। एंड क्या बनाऊंगा वहाँ पे? मैं वहाँ पे एक बनाऊंगा लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट, और दूसरा मैं वहाँ पे बनाऊंगा सोलर का पूरा इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। उसके लिए उनको क्या इंसेंटिव उन्हें दिए गए आपको पता है? 110% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो, 110% ऑफ दैट एज SGST रिफंड। SGST जो सरकार का जो कंपोनेंट बनेगा या आने वाले सालों में, उसका रिफंड आपको मिलेगा, साथ में आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है सब कुछ वापस आपको मिल रहा है। हम भी तो दे रहे हैं, वो पैसा है नहीं सरकार के पास, वो सरकार ही कह रही है आप जो हमें दोगे वापस आपको दे देंगे। वो वाला मॉडल तो है ना, उसके लिए सरकार को पैसे की शॉर्टेज तो नहीं होगी। सो दैट इज पॉसिबल। अब प्रॉब्लम हो जाती खाली GSW ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नाउ दैट इज अ होल टुगेदर डिबेट। अगर कोई आदमी फरीदाबाद के अंदर अपना एक 40 लोगों का अपना यूनिट लगा रहा है कि वो कुछ बनाएगा वहाँ पे, उसको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ये सब मिल जाता है कि वो बड़े स्केल का इन्वेस्टमेंट है। दैट इज समथिंग टू बी फिगर्ड आउट, बट पॉसिबिलिटीज तो ही ना। ओके। एंड सेकंड थिंग इज, अब जरा ऐसे सोचिए, इन FY25 हमारे पैन इंडिया RBI का जो कहना है उसके हिसाब से लगभग 5.5 लाख करोड़ का अक्रॉस स्टेट्स एंड सेंटर हमने फ्रीबीज हमने बांटे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जो कि इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स थे, उन्होंने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था दैट दे हैड प्रॉमिस सम 1.05 लाख करोड़ उन्होंने बजट्स में जो अनाउंस किया था फॉर फ्रीबीज एंड कैश एंडोर्समेंट जाता। इलेक्शंस आए तो उस साल के अंदर दे एक्चुअली एंडेड स्पेंडिंग समथिंग क्लोज टू 1.6 लाख करोड़। पैसे की कमी कहाँ है सर? पैसा तो है, इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटीज। ऐसा क्यों है कि बजाज टाटा मोटर्स वालों को ये बोलना पड़ रहा है कि यार 2 साल हो गए हमारे इंसेंटिव नहीं आ रहे? नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इंडस्ट्रीज को क्या मैसेज जा रहा है कि हाँ यार ये बोलते तो हैं कि देंगे, लेकिन आते नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कहाँ जाते हैं पैसे? अब आप दूसरी चीजों में खर्च हो जाते हैं ना, पैसा एंडलेस तो नहीं है ना। इट्स मोर अबाउट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, राइट। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में भी XYZ है, तो अगर वो इन पे लगाती तो दूसरी जगह कहीं से सिस्टम खत्म होगा ना, कहीं पे तो जा रहा होगा वो पैसा। देयर आर 2 काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। एक होता है अनलिमिटेड पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, अनलिमिटेड तो है नहीं। अगर उनके पास 100 रुपए हैं जो हर साल आते हैं, उस 100 रुपए में से वो चाहते हैं कि यार मैं
20%, 20 रुपए इन इंडस्ट्रीज को दे दूं इंसेंटिव करने में, ताकि हम चाइना से compete कर पाएं या दूसरे देशों से compete कर पाएं. Yeah. Right? लेकिन ये 20 रुपए आज तो कहीं और जा रहे होंगे ना, ये कहाँ जा रहे हैं? See, I'll put it this way. We are not a very, very strong society, economy. ठीक है. In most of the things we are in a deficit. Infrastructure की बात करें, good water की बात करें, हर चीज़ में हम deficit में ही चल रहे हैं. ठीक है. तो priorities endless हैं. It's more about what needs to be solved first. So as to ensure कि the resources keep on rising to solve more of problems later on. Okay. It's more about that. So अगर हमें ये लगता है कि ठीक है एजुकेशन पे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ लोग के लिए शायद सही हो सकता है क्योंकि उनको आज उन्हें फायदा मिलेगा, बट लॉन्गर टर्म में अगर किसी एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है तो प्रॉब्लम बन जाता है. सिमिलर वे इंडस्ट्रीज के लिए भी यही हमें यहाँ पे डिसाइड करना है. इज इट नाउ अ प्रायोरिटी, या फिर ठीक है अभी ये सब ऐसे ही चलने तो पहले ये बांट लेते हैं, पहले अगर कोई अनएम्प्लॉयड है उसको हर महीने का 21,000 रुपये देना उसको शुरू करते हैं, पहले अगर कोई भी अगर लीडी है जिसके पास मतलब क्या कहते हैं अगर बच्चा है तो उसको मतलब कहते हैं 3,000 रुपये महीने देना शुरू करते हैं. दैट इज द प्रायोरिटी. तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पीछे रह जाएगा. एंड द बिगर प्रॉब्लम इज दुनिया इसके लिए रुकने नहीं वाली कि ठीक है यार अभी पहले उनको ये बांटना है तो हम रुक जाते हैं, वियतनाम वाले रुकेंगे नहीं, चाइना वाले रुकेंगे नहीं. चाइना वाले तो अभी नहीं रुक रहे. मेरे को इतना हंसी आती है, लोग बात करते हैं चाइना +1, चाइना +1. कहाँ हो रहा है चाइना +1? चाइना शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हैज ओनली रिजन इन द लास्ट 5 years. चाइना +1 कहाँ से हुआ? चाइना इज इटसेल्फ बिकमिंग चाइना +1 एंड दैट इज समथिंग नोबडी टॉक्स अबाउट. इंटरेस्टिंग बाइट आई विल गिव यू. सो लोग जैसे बोलते हैं ना कि यार बहुत लोग जैसे हम करेंसी के ऊपर बात करें राइट कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू योर रुपी अगर वो डिप्रिशिएट होता है ना, अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है जी, एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगे. हकीकत क्या है? ओवर द लास्ट 14 odd years रुपी हैज डिप्रिशिएटेड बाय ओवर 60%. 60% वैल्यू गई है. ठीक है. हमारे एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी 25% से 21% पे आ गए. कहाँ बड़े एक्सपोर्ट्स कम हुए. नाउ टॉक अबाउट वियतनाम. वियतनाम मोर और लेस स्ट्रक्चरल वे में अपनी करेंसी को हर साल लगभग 3% से डिवैल्यू करता है. ठीक है. इट्स अ मेथोडिकल वे. उनके एक्सपोर्ट्स हर साल लगभग 14% से बढ़ रहे हैं पिछले 15 साल में. तो इट्स नॉट अबाउट कि हाँ आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे. नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? आपके एक्सपोर्ट्स तब जाके बढ़ेंगे जब आपका जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी बैक एंड जो सप्लाई चेन है वो भी आप खुद बनाते हो. अगर आपके रॉ मटेरियल्स भी महंगे हो रहे हैं कि वो आप इंपोर्ट ही करते हो, आप नहीं कर पाओगे कंपीट. सो डबल वैमी है वो. लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है. मैं इसीलिए एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यार जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, हम जो दुनिया भर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ते ही जाएगा. राइट. एट द सेम टाइम हम जो दुनिया को बेच रहे हैं वो कम होते जाएगा. सो रिजल्ट इज रुपी का डिमांड तो और ज़्यादा कम हो जाएगा ना. डिमांड कम होगा तो क्या होगा? उसका वैल्यूएशन कम होगा, वो और डिवैल्यू होगा. इसीलिए मैं जैसे लिख के भी लेके आया था, मेरा एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है राइट कि मैं लिख के लेके आया था पहले से, बाई चांस हमारी बातचीत चल गई. लुक एट दिस वन. हाँ कैमरा ये वाला है, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. दिस इज योर प्रेडिक्शन 1. यस, मैं 3 प्रेडिक्शन ऐसे लेके आया हूँ एंड आई एम वेरी क्लियर दैट हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं आज के दिन, रुपी इज गोइंग टू बी एट $150 एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी. वी आर गोइंग टू सी द रुपी हिट $150 soon. 150 per dollar. यस. एंड मुझे पता है बहुत लोग गुस्सा आएगा देख के. मेरा खाली बात कहना है यार, दिस शुड नॉट मेक यू एंग्री, दिस शुड मेक यू आस्क ओके व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस. दिस इज सीरियस प्रॉब्लम. नोबडी एवर टॉक्स अबाउट दिस वन. इसके लिए वी हैव टू सीरियसली डू थिंग्स जो कि हमारे मोदी ऐसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ना कि ओके लेट्स इंपोर्ट लेस ऑफ गोल्ड, लेट्स यू नो कम्यूट लेस, लेट्स गो आउट लेस. कम बाहर जाना है ताकि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचा सकें. कब तक कर लोगे ये? 150 करोड़ की जनता को आप कब तक घर के अंदर बिठा लोगे? दिस इज नो मोर कोविड. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को बुरा लगेगा बट ये आज से 5 साल पहले वाला इंडिया भी है भी नहीं कि मोदी ने कहा कि थालियां बजा दो आज बजा देंगे. वो नहीं होगा. राइट. पीपल हैव बिगन टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. पीपल आर नो मोर दैट. तो यहाँ पे अब सीधी सी आपकी एक बात आती है कि वी रियली नीड टू सॉल्व द बेसिक्स. अगर आप चाहते हो कि लोग गोल्ड कम इंपोर्ट करें, हम एज अ कंट्री कम इंपोर्ट करें, सोल्यूशन इज कम खरीदे ताकि हम कम इंपोर्ट करें. अगर हम चाहते हैं हम कम इंपोर्ट करें, उसका एक ही तरीका है, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें. अब लोग बोल सकते हैं कि यार है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? चाइना के पास भी नहीं था. चाइना ने क्या किया? एक्सप्लोरेशन शुरू किया. आउटकम क्या होता है? इन नवंबर चाइना अनाउंस्ड अ मेजर गोल्ड डिस्कवरी टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे उसके डेजर्ट्स हैं. ठीक है. लो ग्रेड ऑफ गोल्ड लेकिन वहाँ पे गोल्ड है. अब वो उसका काम शुरू कर रहे हैं. टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर वन मोर सच अनाउंसमेंट. इन दिसंबर दे अनाउंस एशियाज लार्जेस्ट, ये प्लीज आप लोग गूगल कीजिएगा, ये वाला कैमरा है, आप प्लीज गूगल जरूर कीजिएगा, एशियाज लार्जेस्ट
अंडर सी डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। हम इतनी बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी, हमारे बजट में अनाउंस हुआ था, इससे पहले वाले साल में निर्मला सीतारमण जी ने किया था। उनकी हमारे ब्लू इकोनॉमी में हम इसके ऊपर ही रहते कि हमारी फिशिंग इकोनॉमी, ये वो जो फिशरमैन इकोसिस्टम इतना बड़ा है, फिश फार्मर्स हैं, उनका क्या ये वो, उससे हम कुछ कर नहीं रहे। वहाँ पे उन्होंने समुंदर के अंदर जा करके, समुंदर में लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ पे एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट ढूंढ लिया है। वो उसकी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास था नहीं सोना, उन्होंने ढूंढा। इट्स अप टू अस। हम हमेशा से क्या बोलते हैं सर कि वी आर द बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ, वी आर द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, राइट? चाइना टॉप 5 में भी नहीं आता था, एंड क्वाइट रिसेंटली दे अनाउंस दैट ओके वी हैव फाउंड थोरियम। हाँ, नहीं ढूंढा है। जो चीज नहीं है उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे वेंट अब्रॉड एंड अक्वायर्ड द माइंस, व्हाई आरंट वी डूइंग इट? और प्रॉब्लम ये है कि सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो डॉलर का रेट हो रहा है। इंश्योर करो कि जो कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो कंपनी इंडियन हो। हम जो रशिया में जो हम ये जॉइंट वेंचर में प्लांट लगा रहे हैं यूरिया का, वो क्यों लगा रहे हैं? कि एटलीस्ट वो कंपनी तो हमारी है ना। अगर हमारी सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी देती है यूरिया के ऊपर, वो जाए तो उसी कंपनी से, इसमें कम से कम 50% हमारा हक है। इंडियन तो हमारे पास वापस आ जाएगा। When it comes to these things, हम क्यों नहीं बाहर एक्वायर कर रहे थे? Those are the ways to solve it. ऑयल एंड गैस, मैं मानता हूं जो इससे पहले की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। इस सरकार ने कोशिश बहुत करी है, लेकिन अब ऑयल एंड गैस का क्या होता है कि यार आप बहुत सारा एक्सप्लोरेशन के लिए आप एरिया खोल सकते हो, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरेशन, बट उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं होता है। और आपको मिल भी जाए, जैसे भी रिसेंट में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड गैस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ओके बिग इवेंट फॉर इंडिया कि अंडमान में वी हैव फाउंड अ गैस का डिपॉजिट, वहां से मीथेन गैस रिलीज हो रहा था। सो इट्स अ बिग पॉजिटिव, बट लेट अस बी रियलिस्टिक एज वेल। अभी वहां पे डिस्कवरी हुई कि हाँ गैस है, इज इट कॉमर्शियली वायबल टू एक्सट्रैक्ट इट? उसमें और लगने 4 से 5 साल। अगर वो प्रूव होता है तो जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे टू एक्सट्रैक्ट इट, which is another 3-4 years. तब तक शायद 2 सरकारें और आ चुकी होंगी। What I'm trying to say is it's a very long gestation thing. हमें सवाल पूछने चाहिए कि सर पिछले 12 साल हो गए शायद, राइट? उसमें नहीं हुआ, ठीक है। I don't have इस पे मेरी शिकायत नहीं है। रीजन बीइंग वी हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। अब वो हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पे आप खोद रहे हो नहीं निकल रहा है, बट व्हाट आर वी डूइंग टू इंश्योर कि यार और कर सकें? क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है, बार बार आएगा। When मोदी जी केम टू पावर 83% हमारा बाहर से इंपोर्ट होता था एनर्जी, आज 89% के आसपास आ चुका है। बहुत जल्दी 95 हो जाएगा इसे। हमारा कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर। दैट्स द प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर। बट इंडिया इतना अगर हंग्री है, पावर हंग्री, कंजम्पशन हंग्री एट दिस पॉइंट, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है ना, तो डेफिनेटली 83, 89 से 95 ये होना ही है। What can anybody do in this at this point? So a lot can be done. Number 1, exploration part that we talked about. Number 2, वो तो हो रहा है, वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। Yeah. Number 2 is replacement part of it. So for example, हमें पता है कि गैस हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं। Roughly 55% of what we need comes from imports, right? That's a big critical dependency. तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नीति आयोग ने जब 2015 में कहा था कि वी शुड बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम इंडिया के अंदर बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी घर पहुंचाने का, सॉल्व हो जाएगा ना इससे। वी शुड हैव फोकस ऑन दैट। क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि यार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज अ 5 to 10 ईयर का प्रोजेक्ट, हर घर में सिलेंडर पहुंचाना इज अ 2 years का प्रोजेक्ट। इलेक्शन में तो इट्स मोर अबाउट, जो अटल जी हमेशा से बोलते थे, हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए। देश की लाइफ 5-5 साल में डिफाइन होती है यहाँ पे। बुरा लगी किसी को तो माफी, लेकिन हकीकत है कि हमारी अच्छी खासी पॉलिसीज जो होती हैं वो इसी पे हार जाती है कि यार 5 साल के आगे तो इसका फिर पता नहीं कौन आएंगे, हमें तो इलेक्शन भी जीतना है ना, तो पहले उसमें जो दिखे वो पहले करते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। व्हाट वी नीड इज, एंड अगेन यू नो, 2 बहुत ही प्यारी सेइंग्स है। नंबर 1, आवर गवर्नमेंट्स टर्न सीरियस, डू रिफॉर्म्स, टेक एक्शन, डिलीवर थिंग्स। कब? तब जबकि इंडिया की लग जाती है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहता है। अदरवाइज दे डोंट रियली डू मच रिफॉर्म्स। क्यों? शोर शराबा बहुत होता है, बैकलैश बहुत आता है। इट्स नॉट अ इजी कंट्री टू ऑपरेट। ऑन दी गवर्नमेंट साइड भी मैं फेवर लेता हूँ, आसान नहीं है। हर स्टेट के अलग सिस्टम है, हर स्टेट के अंदर अपने मुल्क की 4 तरह की भांति के लोग रह रहे हैं, सबके विचार कभी मिलते नहीं है। आसान नहीं है कोई भी चीज़ करना, मैं वो मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम इसीलिए तो एक इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को चुना गया ना, कि ठीक है सबसे मिलजुल करके इन दी एंड जो देश के लिए अच्छा है वो करे। Fair. देश की तकदीर बदलनी है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 इज कि यार आप
आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम आज जिस स्टेट में है, वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। इसको अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं ना, हम खुद को एक कंज्यूमर कंट्री बनाते जा रहे हैं। मैं एक सीधा स्टार्ट दूंगा। यूरोप और यूएस का जो डाइवर्जेंस हुआ है पिछले 16-17 साल के अंदर, इन 2008 यूरोप एंड यूएस जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूरोप एंड यूएस हैड सिमिलर आपका लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। दोनों की इकोनॉमी लगभग 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर की थी। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूरोप्स इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ यूएस, 30% छोटी हो गई है। व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों देशों से बाहर गई। यूरोप ने अपनी सर्विसेज भी बाहर भेज दी है ना। यूरोप की सर्विसेज आप अगर मेजर एक्सपेंस देखो, सब कुछ यूएस की कंपनी से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड $10 बिलियन का टेक आईपीओ इन यूरोप? कहीं पे नहीं हुआ है। यूएस में तो आए दिन हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, यूरोप में नहीं हो रहे हैं। दे आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज, ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम इज प्लेइंग आउट विद अस। हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हम खुश होते हैं। भाई साहब अब देखो स्टारलिंक आएगा इलन मस्क का, व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए। न्यूजीलैंड वाले अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट का वेंचर बना है, जो बोल रहे हैं हम दुनिया भर में, न्यूजीलैंड इतना सा देश है यार, वो लोग बोल रहे हैं हम दुनिया भर में सप्लाई करना चाहते हैं आपका ये सैटेलाइट इंटरनेट। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व फॉर इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम इसके नेट बायर रहेंगे, नेट इंपोर्टर रहेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग। हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि यार बीएसएनएल ने एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि वो हमें सर्विसेज देगा, बीएसएनएल उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। हम एक फॉरेन टेक के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इतने खुश हो रहे हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक पीएसयू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम है कि हम उस डिपेंडेंसी को खत्म करें, और हम उस पर ताली बजा रहे हैं आज के। दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। दीज आर थिंग्स टू सॉल्व फॉर। मैं इसी वजह से ये भी बोलता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम एलएलएम्स क्यों बना रहे हैं, ये वो। अरे भैया, how many member do you have out here in your team? कितने लोग हैं आपकी टीम में? 150, 140. How many people of them use either ChatGPT या Claude? Almost everyone. Right? अच्छे खासे लोग जो दोनों भी यूज करते होंगे। मैं मानता हूँ चलो 200 सब्सक्रिप्शन है आपके पास, हर एक पे अगर $20 का सब्सक्रिप्शन है, आपने $200 वाला नहीं लिया तो भी नहीं, फुल पैकेज सबका सब, Right. वी यूज अ लॉट। कितना एक्सपेंस है। एंड दिस इज नॉट जस्ट यू, मैं, ये वो, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी ये चीज कर रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिस इज प्योर आउटगो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, एंड वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। China is not. Europe is actually solving for it. France के पास Mistral है. They don't want to be dealing with OpenAI or with Gemini, etc. They are building for it. What are we doing about it? This is a serious question. वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है यार, सर्वम जैसी कंपनीज को सपोर्ट करो। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज टू कम आउट। इमरजेंट, आप भी उसकी बात करते हो, मैं भी करता हूँ, मैं उनके कुछ पेड कोलैबोरेशंस भी कर चुका हूँ, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज। हम ये कब जानेंगे कि ऐसी और कंपनीज हम क्यों नहीं बना रहे हैं? अदरवाइज हर एक चीज के लिए वी आर ओनली बिकमिंग नेट डिपेंडेंट्स, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये एक एक चीज जो है ना, ये हमें वो जो 150 रुपीज पर डॉलर का जो है, हमें उसके और पास लेके जा रही है, हम उसे रियलाइज नहीं करते। So you are saying कि आपका प्रेडिक्शन है कि रुपी और गिर के 150 रुपए जितना हो जाएगा $1 के लिए, एंड वो तब तक होते रहेगा क्योंकि दो स्ट्रक्चरल चीजें चाहिए होती है अगर आपको आपकी करेंसी और आपका पैसा स्ट्रॉन्ग करना हो। वन इज आपकी ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए कि आपकी करेंसी की डिमांड है किसी ना किसी तरीके की वजह से, या तो आपने दुनिया में बहुत लोन दे रखा है, या दुनिया में आप किसी को कोई एक बेटर पेमेंट ऑप्शन देते हो, या दूसरी कंट्री की हेल्प करते हो किसी रीजन से, जो हम अभी कर नहीं पा रहे हैं और करते नहीं ज़्यादा। राइट, दैट इज वन। सेकेंड इज, या तो आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक दो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होगी। वन इज, यहाँ तो सप्लाई चेन डेप्थ नहीं बनाओगे आप कि एंड टू एंड रॉ मटेरियल से लेके एंड तक आप ही बना रहे हो, ताकि आप की चीज़ें आप बना पा रहे हो, तो देन आप इतना अच्छा बना पा रहे हो, इतने सस्ते में बना पा रहे हो कि दुनिया में बेच पाओगे। दैट इज़ वन। और सेकेंड इज, यहाँ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी आपने इतना फोड़ दिया कि आप सैटेलाइट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो, और सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में देना चाहते हो। राइट, ये दोनों चीज़ें इंडिया में नहीं हुई। जो ये सारे लोग बोलते हैं कि करेंसी अगर डीवैल्यू होती है और कम होती है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो तो फॉल्स एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। वो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में या पिछले डेकेड में हमने वो नहीं देखा। दूसरी कंट्री जिधर ऐसा नहीं हुआ है, वियतनाम जो एक कंटेंडर है चाइना +1 के लिए, जैसे इंडिया एक कंटेंडर है, उनकी करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिरती है, लेकिन तो भी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, इंडिया वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दिस इज योर सेइंग फॉर दिस, एंड देन यू आर सेइंग कि उसके बाद अब जो कंट्री में एक सेंटिमेंट है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, विच इज़ ट्रू, विच इज़ गुड, वी शुड डू दैट। और जो ये गोल्ड नहीं खरीदने का है, विच इज़ ऑल्सो
गुड इन अ वे कि हमको गोल्ड कम खरीदना चाहिए ताकि हम लोग और लेस डिपेंडेंट बने, ताकि ये हमारा आपका जो प्रेडिक्शन है 150 रुपए का वो नहीं हो, पर दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म एक्चुअल सोल्यूशन। पॉसिबल नहीं है उससे कोई पॉसिबल नहीं है कि भाई ये अगर कर देंगे लोग गोल्ड कम खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं। मैं 2 चीजें और ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझिए। बट आई समराइज्ड योर पॉइंट परफेक्टली। मैं खाली 2 चीजें बोलूंगा। नंबर 1, सो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स, राइट, द प्लेबुक इज वेरी सिंपल। मैं एक ऐसी कंट्री का एग्जांपल दूंगा जो लोगों को आज के अच्छा नहीं लगता है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश। हम जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे उसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका से बन के आते हैं। बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा करता है एक्सपोर्ट। मजाक है क्या? कैसे हो सकता है? कमाल क्या, आपको बताऊं कैसे है ये। बिफोर बिकमिंग अ बिग टाइम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, उन्होंने ऐसा अपना पूरा सेटअप किया, दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर 85% ऑफ व्हाटएवर एनी पर्सन वाज वेयरिंग इन बांग्लादेश वाज मेड इन बांग्लादेश। ये कैसे किया? दे सॉल्व फॉर द बेसिक्स। अपने कपड़े पहले बनाने शुरू किए ना, इंपोर्ट्स को पहले हटाया। एज आई सेड, सॉल्व द बेसिक्स। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा हर इंडस्ट्री के लिए। लेट अस फर्स्ट बिगिन टू मेक फॉर ऑलसेल्फ। फिर पता होता क्या है, वो जो सेटअप बन चुका है, मशीनें एमोटाइज होने लग जाती हैं, उसका खर्चा तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब उसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए सामान बनाते हो, आप थोड़ा सा और सस्ता बना सकते हो। यू बिगिन टू कम्पीट विद अदर्स। चाइना की एक खासियत है। सो फॉर एग्जांपल, ऐसे सोचिए कि इंडिया में कंपनी है जो कि अपने, आप कह सकते हो कि सूटकेसेस बनाती है, ठीक है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट के अपने लिए बना रही है। चाइना में कंपनी है जो कि 12 कंपनीज के लिए सूटकेसेस बनाती है। उसके जो मशीन्स का सेटअप का जो भी उसका खर्चा है, राइट, वो 12 कंपनी से ऑलरेडी वो निकाल चुकी है। वो और 12 के लिए और सस्ता बना सकती है आने वाले के लिए। दैट इज वेयर थिंग्स चेंज। लेट्स सॉल्व फॉर द बेसिक्स फर्स्ट। अपनी नीड के लिए, औरों के लिए करना और अपने आप आसान हो जाएगा। हर कैटेगरी के अंदर, हर स्मॉल कैटेगरी के अंदर। इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा ईवी बैटरी खुद बनाते हैं या फिर कैमरा बनाए, कैमरा नहीं बनेगा हमसे। व्हाट वी हैव टू सॉल्व फॉर इज स्मॉल मॉड्यूल्स दैट गो इनटू इट। लेट्स बीन टू मेक दोस। सो आई एग्री विद दिस पॉइंट एंड ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। आई थिंक ये सब समझते होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं इज अ क्वेश्चन। हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसका रीजन अ लार्ज इज यू आर सेइंग कि वो हमें गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव नहीं मिलते ताकि हम वो सस्ता बना पाएं, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्री से compete कर पाएं। गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव्स मिलते हैं बट कुछ ही लोगों को मिलते हैं। सो यू आर सेइंग कि ये डेमोक्रेटाइज हो जाना चाहिए और हर किसी को मिलना चाहिए। सो बट हर किसी को मिलेगा। डू यू थिंक दैट्स अ फेयर वे टू डू इट? Yes, absolutely. It has worked out very fair way for countries like South Korea, Japan, Vietnam, China. China has done that across. And also 2 states of India actually, Tamil Nadu and Gujarat. So for example, गुजरात क्या करा? हाँ, गुजरात में इतना बिजनेस बूम होता है, सब कुछ होता है, राइट? What is the best thing about गुजरात? I don't know. सबके लिए एक पॉलिसी है। तो उधर आप छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, डजंट मैटर। अगर आप इस पॉकेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा, खत्म कहानी। Not everybody has to go to the approach the government अपने लेवल के हिसाब से नेगोशिएट अ पैकेज कि हाँ जी मुझे 110% SGST का रिफंड मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, तब जाके मैं प्लांट लगाऊंगा। वो तब होता है जब किसी ऐसे सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जिसके लिए पॉलिसी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अनदर थिंग फॉर यू एंड द ऑडियंस एज वेल, गुजरात एंड तमिलनाडु आर 2 स्टेट्स जो कि हमेशा हर बार किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब भी कोई पॉलिसी निकाली जाती है डेडिकेटेड कि हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए, इसका सेटअप यहाँ होना चाहिए, दीज आर द 2 स्टेट्स जो सबसे पहले आते हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंडिया में आके लगभग 12 स्टेट्स के पास है। द फर्स्ट वन टू कम आउट विद इट वाज गुजरात। स्पेस टेक के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका था जो पॉलिसी है, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना वर द फर्स्ट वंस टू कम अप विद। अगेन गुजरात, तमिलनाडु इसमें भी आते हैं। पिक एनी सेक्टर, डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर दैट वेरी सेक्टर, ये 2 स्टेट्स आपको हमेशा वहां दिखते हैं। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन इज एमपी वाले क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा वाले क्यों नहीं कर रहे यार, राइट? बिहार वालों को किसने रोका है? ऐसा क्यों है कि गुजरात की जब सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई उससे 2.5 साल बाद यूपी की आई? सवाल ये होना चाहिए। और क्यों होता है ऐसा? अपनी अपनी प्रायोरिटीज है सर। आप ऐसे सोचिए ना, इंडिया ने पॉलिसीज कौन बना? देयर आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट? ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स हैव टू बी दैट एंटरप्राइजिंग एज वेल एज उनको उतना नॉलेज भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वालों के पास नॉलेज नहीं है, बट मोर अबाउट अगर आप गुजरात में है, यू आर सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन एवरीवेयर, सोचते लोग, यू आर डीलिंग विद देम एवरी सिंगल डे। आप उनके डेली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अच्छा और क्या नए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्या करें एक्सेट्रा। वो आपको बताते हैं यार ये वाला करते हैं, इसका यहाँ पे फ्यूचर है, ये देखो चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर इसका है, तब जाके आपको पॉलिसीज बनती है। फेयर। टेल मी वन थिंग, आई एम स्विचिंग गियर ऑन दिस, कि इंडिया ऑन द आउटसाइड, numbers, data, noise all around the world, not just हमारे इधर, एक नैरेटिव है हम लोगों का which is बहुत सारा डेटा उसको बैक भी करता है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हर कोई इंडिया को आए देख, लाइक एवरीबडी इज आइंग इंडिया, स्टार दिख रहा है अभी, नेक्स्ट डेकेड हमारा दिख रहा है, राइट? तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हर साल हम देखते हैं अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया,
पर ऑन इंडिविजुअल लेवल पीपल लाइक यू एंड मी और जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या जो भी इसको देखें, उन्हें और गरीब फील क्यों होता है और पोरर क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है बट हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, महंगा इतना होता जा रहा है जहाँ मैं शायद और गरीब होते जा रहा हूँ। यार मेरे इस पे दैट ओनली अ फीलिंग कि ये डेटा भी बैक करता है। यार मेरे इस पे कुछ ओपिनियन है, ठीक है। नंबर 1, यू एंड आई डोंट कम इनटू दैट इंडिया। अगर इंडिया 6% से ग्रो कर रहा है तो हम लोग शायद 30, 40, 50% से कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर हम उससे ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा खासा इंडिया तो 1-2% पे भी नहीं चल रहा होगा। मोर इम्पोर्टेंटली एक बहुत बड़ी विडंबना है ये जो एक टैग जो होता है ना, एक तो टैग फेमस हो जाते हैं। टैग क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। क्या करें हम उसका? अगर हमारे देश के लोग फिर भी 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना चाहिए, अभी तो फ्री का वो छोड़ो, हम भी भैया फ्री का खा रहे हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है। यूरिया, नैनो यूरिया हमने बनाना शुरू किया। सो यूरिया की जब बात करते हैं, राइट, लगभग $800 कुछ का आता था, ठीक है। इसका रेट भयंकर बढ़ गया, लेकिन किसान के लिए रेट अभी भी वही है। तो एक्स्ट्रा जो वो कौन भर रहा है? हमारी सरकार भरती है अपनी जेब से। सरकार कितना भर रही है आपको पता है? हमारे जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी होती है टू इंश्योर कि अच्छा किसान को महंगा ना पड़े, सरकार ने पिछले बजट किया था 1.7 लाख करोड़। दे एंडेड अप स्पेंडिंग 2.1 लाख करोड़। इस साल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नाउ ये नंबर कहीं भी जा सकता है। 2.7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये 3 लाख करोड़ वो है जिसके कारण सब्जियां फ्रूट सब कुछ सस्ते रहते हैं और वो हम भी खाते हैं। हम रियलाइज नहीं करते कि अच्छा हम जो ये शिमला मिर्च खा रहे हैं, चाहे लोग हरी आती है हमारे घर में, चलो हम थोड़ा आगे निकल गए, हमारे घर लाल और पीली वाली भी आने लगी, राइट। वो जिस रेट पे आ रही है शायद उससे और डबल रेट पे होती अगर हमारी सरकार ये साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ इन सब्सिडीज पे नहीं निकाल रही होती तो। बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नो बट ये वाली रियलिटीज भी हैं। एंड ओवरऑल आई टेल यू कि यू एंड आई, हम लोग भी जो हमारे स्पेंड्स हैं जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हम लोग की भी इनकम नहीं बढ़ती। नो एब्सोल्युटली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू वेंचर्स एंड न्यू एलोकेट्स, मैं बात कर रहा हूँ स्टडी बिजनेस इनकम या स्टडी आपका सैलरी इनकम। आप ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो 14-15% हर साल बढ़ता है। सरकार बोलती है कि भाई महंगाई तो सिर्फ शायद 2 से 5% के बीच में बढ़ती है। डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट सब, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस वैसे होता है। आप अगर आप महंगे स्पेंड्स की बात कर लो, खाना वगैरह सब छोड़ के, ऑयल डेफिनेटली, ऑयल तेल ये तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है। देन जो आपकी जिम मेंबरशिप्स है, आपका रोजमर्रे का रेंट है, एवरीडे, ये बहुत तेज है। रेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। घरों की प्राइस है, जिसको घर खरीदना है थ्रू द रूफ। कोई आदमी कितना भी अमीर है, घर की प्राइस देख के उसको लगता है वो गरीब ही है, क्योंकि जिस हिसाब का घर उसको चाहिए था 5 साल पहले, आज वो घर वो खरीद ही नहीं सकता। उसने 5 साल मेहनत करके इसलिए पैसे कमाए थे कि ये घर खरीदूं, आज वो उसकी औकात के बाहर है। तो ओवरऑल इट फील्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ मनी इल्यूजन, कि हमें इल्यूजन तो है कि यार 2 से 5% महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल अब रेट देखने जाओ तो शायद 10-15% हर साल बढ़ते जाता है। ठीक है राज, देखो आपने ना 3 बातें आपने बोली इसमें, ओके, तीनों को एक कर देते हैं। नंबर 1, क्यों ग्रोथ अगर हमारी इतनी अच्छी है तो हमें फील क्यों नहीं होती? आपको सीधा उसका आंसर देता हूँ। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बट वी आर नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। चाइना के पास लगभग 15 साल ऐसे थे जब उसने कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर उसने ग्रो किया, हमने नहीं किया। एंड ये क्यों मैटर करता है? हमारी अच्छी खासी जनता ऐसी है जो कि बहुत बहुत गरीब है, जिनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, ऑफिशियल स्टार्ट जो भी है हम सब जानते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको और ज्यादा तेजी से ग्रो करने की जरूरत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज नॉट इनफ इफ इट इज नॉट फास्ट इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। हमारे देश की नीड और ज्यादा है। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोग आके बोल चुके हैं दैट वी हैव टू नाउ एम फॉर 10% प्लस। हमारी सरकार के अपने इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागरिया जी, जो कि पहले हमारे वाइस चेयरमैन या वाइस चांसलर जो भी बोलते हैं ऑफ नीति आयोग थे, ही यूज्ड टू ओपनली टॉक कि हमने वो रेल्स हमने बना दी हैं जिसके कारण आने वाले सालों में वी आर लुकिंग एट 8% प्लस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। कहाँ है वो 8%? जब तक हम 8 फिर 10 की तरफ नहीं जाएंगे, इन लोगों के लिए हम काम नहीं जनरेट कर सकते। रिजल्ट इज वी आर डेफिनेटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बट वी आर नॉट गोइंग फास्ट इनफ। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग्स। नंबर 1। अगला आपने बोला इन्फ्लेशन के ऊपर। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा किस्सा है। इन्फ्लेशन के नंबर पे विश्वास करना बंद कर दो जनता। मैं ये बोल के थक गया हूँ। वाई? हमारी सरकार खुद ही ये चीज बोलती है कि हमारे इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेशन होता है ना, लोगों को हाल ये दिखता है अच्छा इन्फ्लेशन का नंबर ये है। लोग कभी डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाते। ओके, क्या गोइंग टू डेफिनेशंस? पहले मेक अ सिंपल
महंगाई होती क्या है वो बताओ, और सीपीआई से जज करते हैं इसको, राइट? या सो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, कि कोई चीज आज इतने की है अगले साल इतने की हो गई, तो इतना जो बीच में डिफरेंस है दैट इज महंगाई। ठीक है। ठीक है। अब कुछ चीजें जो सस्ती भी होती हैं, सो फॉर एग्जांपल एक टीवी अगर आप उठाते हैं, टीवी 1990s में जितने का आता था आज इतने का आता है, बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी लेड प्राइस रिडक्शन हुआ। सोलर पैनल आप ले लो, रिडक्शन हुआ, बहुत चीज लेकिन महंगी भी होती जाती है। ठीक है। आपका एजुकेशन या फिर आपका खाना पीने का खर्चा, आपका हेल्थ केयर हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे कपड़े हो गए, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, हमारी सरकार डिफाइन करती है कि बॉस अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें, महंगाई, उसको एक नंबर में आप आखिर कैसे पिरोएंगे? इतने सारे आइटम होते हैं, और जरूरी नहीं है ना कि आप जिन चीजों पे खर्चा करते हैं उस पर मैं भी करूं, तो आपके लिए महंगाई अलग होगी, मेरे लिए अलग है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए निकाल दिया कि इंडेक्स, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ओके। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके अंदर क्या किया गया, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से, अब एक एवरेज इंडियन इतना वेल टू डू नहीं है, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से वो क्या खाता पीता है, क्या सर्विस कंज्यूम करता है, उस हिसाब से आपको एक वेटेज दे दिया जाता है अलग अलग चीजों को। 298 ऐसे आइटम्स थे जिनको 2011 के टाइम पे सीपीआई के अंदर रखा गया कि इनका हम ट्रैक करेंगे, क्या प्राइस मूवमेंट्स हो रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। 12 फरवरी 2009 थे 298 299 या 298 299, हाँ 299 होगा। बेसिकली उतना आइटम्स इन्होंने रखे थे जिसके वो अलग अलग चीजों के प्राइस मेजर करते हैं। ये अच्छा, प्याज का क्या रेट चल रहा है, आलू का क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे 299। या अमेजिंग पार्ट इज नाउ, अगर अभी 298 को ओवरऑल ब्रैकेट्स में डाल दें तो लगभग 46% जो ओवरऑल वेटेज है दैट वाज फॉर फूड अलोन, कि हमारे देश की अधिकतर जनता के लिए असली खर्चा खाना है। जो हम बात करते हैं ना 80 करोड़ जनता को फ्री का खाना क्यों देना पड़ता है, ये उसकी असलियत है, क्योंकि असली अच्छी खासी जनता उतना कमाती ही नहीं है कि वो और किसी चीज में सोचे। उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जो है ना, उसमें मकान तो बहुत दूर है, कपड़ा वही वाला वो 2-3-4 साल पहन लेगा, लेकिन रोटी रोज का कैसे लाए, वो खाना रोज का कैसे लाए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 46% जो है ये 2011 में जो सेट हुआ था, 2011-12 में, अभी 12 फरवरी 2026 यानी भी लगभग कितने 3 महीने हुए, 3 महीने पहले तक यही चल रहा था। 15 साल में 16 साल में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बदली है। ट्रांसपोर्टेशन, ये वो मोड्स, आपका डिजिटल इकोनॉमी, फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, इंटरनेट, आपके टेलीकॉम के फोन के रेट्स, ये सब कुछ इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। तो जिन चीजों पे हम खर्चा करते हैं वो गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करती। एंड हेल्थ केयर तो महंगाई तो काउंट ही नहीं होती फिर। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड वेल कैलकुलेटिंग दिस, क्यों? वो जो 298 जो आइटम्स थे उसके अंदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को नहीं रखा गया था। आपको पता है कितना बड़ा मार्केट इंडिया में डायग्नोस्टिक्स का? साल का लगभग $15 बिलियन का, और ये बढ़ रहा है हर साल लगभग 15 से 20% से। दीज आर नॉट मेरे नंबर्स, फार्मीजी के सीईओ हैं राहुल गुहा नाम है, उन्होंने रिसेंट में इंटरव्यू दिया था, आई थिंक द कैपिटल को, उसमें उन्होंने बताया था, उनका क्लेम है, मेरा नहीं है। पर आप देखोगे $15 बिलियन का मार्केट है। एक एवरेज हिंदुस्तान का आदमी अगर आप इस $15 बिलियन के हिसाब से मैथ करें, आई थिंक साल का लगभग 1000 रुपये खर्च करता है डायग्नोस्टिक्स के ऊपर। एक एवरेज आदमी की जो साल की इनकम है, जो महीने की कमाई है पर कैपिटल से देखें, ये बहुत बड़ा रकम है, और ये महंगाई में काउंट नहीं कर रहे। दैट्स वाई 12 फरवरी जो अभी गई है उस टाइम अभी चेंजेस अनाउंस किए गए। तो आज तक की जो महंगाई, हमें लगता है कि हर साल से जो महंगाई है वो 2%, 5%, 6%, व्हाटएवर, अलग अलग नंबर, अलग अलग साल के उस हिसाब से जो बढ़ रही है वो सब यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। आपके मेरे लिए यूजलेस है, शहरों में रहने वालों मेजॉरिटी के लिए यूजलेस है। ऐसे समझिए कि वो ऐसे डिजाइंड है, उसमें मोस्टली जो लोग ये देख पा रहे होंगे उनके लिए यूजलेस होगा। हाँ, क्योंकि अगर इंटरनेट है, फोन है, हाथ में देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी लोग प्रॉब्ली इस बिल पे खर्चा कर रहे हो। चलो इंटरनेट फोन तो बहुत छोटे बिल है, आप सीधे ऐसे समझिए ना कि आपके बच्चे की स्कूल की जो फीस है उसको सीपीआई की कैलकुलेशन में कम वेटेज मिला है वर्सेस प्याज का क्या रेट चल रहा है। मैं इसे बेहतर तरीके से पुट नहीं कर सकता। और इसीलिए है ना कि यार आप देखते हो ना कि प्याज के रेट ऊपर जाते हैं, लोगों को टेंशन होती है, अरे इलेक्शन आ रहा है, फिर आप देखते हो अच्छा ठीक है हम प्याज के हम इम्पोर्ट करते हैं इजिप्ट से, सब कुछ उस टाइम पे बीच में हुआ कई बार। वो क्यों किया जाता है कि प्याज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा सरकार के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्याज के रेट अगर थोड़े ऊपर गए सरकार का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता है। 80 करोड़ की बात है ना। एग्जैक्टली, मोर देन 50%। एग्जैक्टली। सो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं बताने का। आपके हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स के या हमारे हेल्थ केयर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में सीपीआई की कैलकुलेशन में प्याज का रेट होता है, आपके खाने पीने का, आटे का, चावल का रेट होता है। एंड ये मैं किसी को क्रिटिक करके नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक ही सोल्यूशन बनता है। आइडियली आपका इंडिया इज इक्वल टू, जो ऐसे सजित पाई है आपके ब्लूम वेंचर्स के, इफ यू नो हिम, वो बोलते हैं देयर आर 3 इंडियाज, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। मैं बोलता हूँ देयर आर 7 इंडियाज, और 7 के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं, बिल्कुल अलग वे में बिहेव करते हैं, बिल्कुल अलग टाइप की इनकी पर कैपिटा इनकम्स है, बिल्कुल अलग टाइप की इनके स्पेंड है।
तो उस हिसाब से अलग अलग इन्फ्लेशन के इनके नंबर निकालो। तो आपके लिए महंगाई अलग तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है उसके लिए अलग, और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसके लिए अलग। बिल्कुल, क्योंकि उनके खर्चे ही अलग है ना। कोई ऐसा आदमी जिसका बच्चा आज के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर मैं जाके बोलता हूँ कि यार एजुकेशन इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री इज 14, 15, 20%, उसके लिए इरेलेवेंट है। को मतलब नहीं, उसके ऊपर मैं क्यों उसका मैं उसके कैलकुलेशन उसमें बताने जाऊँ, वैसे तो बताएगा ही नहीं कोई, लेकिन पॉइंट इज उसके लिए इरेलेवेंट है। एट द सेम टाइम आपको मुझे कोई आके बोलता है कि यार भाई प्याज जो 40 रुपये का था ना वो 80 का हो गया, हमें उतना फर्क पड़ेगा टू बी फ्रैंक, हम खाएंगे ना, तो हमारे कैलकुलेशन उसको इतना क्यों वेटेज मिला है, मुझसे फर्क पड़ेगा कि यार मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में लिया था उसका प्रीमियम एक साल में 25% क्या बढ़ गया, मुझे उससे फर्क पड़ेगा। मुझे इससे फर्क पड़ेगा कि यार मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ, 2 साल पहले मैंने मम्मी का ऑपरेशन करवाया था किडनी स्टोन का, फिर 2 लाख रुपए लगे थे, अब सडनली 4.5 लाख कैसे लग रहे हैं पापा के टाइम पे, हमें उससे फर्क पड़ता है। तो वेरी डिफरेंट इंडियाज, वी कांट कंपेयर द टू। बट CPI एज अ ब्रॉड इंडेक्स, एंड टू बी वेरी क्लियर, सरकार इसके 2 तरह के इसके इंडेक्स निकालती है, रूरल एंड अर्बन। बट रूरल एंड अर्बन भी आप कैसे कंबाइन करोगे? हमारे देश की GDP अगर आप देखोगे तो मुंबई एंड दिल्ली 4% ऑफ देश की पॉपुलेशन इनके पास है, लगभग 15% GDP इन 2 सिटीज से आती है। अगर आप टॉप 10 अगर आप सिटीज देखेंगे उससे आती है 30, 32, 33% के आसपास। मतलब क्या हुआ, पहली 2 सिटीज 15% ऑफ द GDP, अगली 8 सिटीज और 15% ऑफ द GDP। आप पहली 2 से बाकियों को ही आप कंपेयर नहीं कर सकते, उससे पिछड़ा वाला तो फिर छोड़ ही दो। रिलायंस बोलता है कि वी आर लाइव इन, हमारा जो जियो मार्ट है दैट इज लाइव इन सम 1300 और सिटीज। हम तो पहले 10 की बात कर रहे हैं सर, बाकी ये जो 1300 उसके बाद आ रही हैं, राइट? इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडिया। इंडिया इज 7 डिफरेंट, प्रोबेबली 17 डिफरेंट इंडियाज। 17 अलग, आप इन्फ्लेशन के नंबर मत निकालो, बट 7 भी मत निकालो, कम से कम 4-5 तो निकालो, because we are very different people. The way somebody in Uttar Pradesh spends is very different from the way somebody in Karnataka spends, for example. Uttar Pradesh में आपका per capita income is roughly something like $1,200 या $1,600. आपका यही अगर आप कर्नाटका आते हो, it's a very different number. कैसे आप दोनों का भी एक साथ रख सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा क्या फिगर आपको पता है? हमारे सरकार का एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये मैं कई और जगह पहले बता चुका हूँ, तो कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा शायद मेरी ऑडियंस में पर्टिकुलरली। मैं बड़ा शौक था जब मेरे को पता चला कि PLFS का सर्वे बहुत सिंपल होता है। आप सर्वे करते हो, सिंपल मैथ है, अगर जयंत और राज एक चाय की टपरी पे बैठे हुए 2 मजदूर हैं, जयंत ऐसा आदमी जिसको हफ्ते भर से चाय की टपरी बैठे कोई आके काम पे नहीं लेके गया, राज एक ऐसा आदमी जिसको किसी ने आके बोल दिया चल भाई गोडाउन में चल, 100 रुपए दूंगा, घंटे भर का काम है, सामान उठा के गाड़ी में रख दे। राज इज काउंटेड एज एन एम्प्लॉयड पर्सन, आई एम काउंटेड अनएम्प्लॉयड। क्या राज और जयंत में कोई फर्क है यहाँ पे? हम दोनों बेरोजगार उस पर बैठे थे, बाई चांस किसी ने आके राज को बोल दिया कि चल, क्या हम एम्प्लॉयड हुए? बट डेफिनेशन इज सच। अब जब मैंने इसके ऊपर मैंने अवेयरनेस मैंने क्रिएट किया, तो कुछ लोग आके बोलते हैं दैट इज ए UN डिफाइंड स्ट्रक्चर, हर जगह ये होता है। मैं बोला दैट इज योर जस्टिफिकेशन कि अच्छा ठीक है हम मिसलीड हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर हमें कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट पार्ट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा दुनिया भी यही करती है, पॉइंट इज क्या इससे पर्पस सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है तो लेट्स डिमांड फॉर समथिंग बेटर। सिमिलरली अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे जो आपने भी रेज किया था, विच इज लोग घर कैसे खरीदेंगे एंड ऑल दैट, राइट? उस पर आता मेरे को प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन नंबर 2 जो मैं लेके आया था, जो जिसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी थी, बाई चांस आपने वो टॉपिक छेड़ दिया, उसके ऊपर भी करते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा प्रेडिक्शन है, मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम। एंड ये मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हो जाऊं। मोस्ट इंडियंस मतलब अधिकतर इंडियंस यस कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। नहीं, और ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। द एंटायर ड्रीम इज, हम सब काम इसलिए करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस कि एक दिन अपना घर बनाएंगे और घर खरीदेंगे। एंड यू आर सेइंग दैट ड्रीम अब इंडिया में पॉसिबल नहीं हो। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर। घर चाहिए और महंगे घर चाहिए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग? महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर, राइट? 12% ऑफ न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट एज पर एनारॉक, अगेन गूगल पे सर्च करो, एनारॉक के हिसाब से 12% ऑफ द न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट्स इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। More than 50%, sorry, rest of that is not affordable housing. More than 50% is houses beyond 1.5 crores. Luxury homes, yeah. कैसे खरीदेंगे लोग? And by the way, this is already happening. कमाल की बात है, 2 करोड़ से 2.07 करोड़ से 2.17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं, दे आर एम्प्टी, बने बनाए घर हैं, खाली पड़े हैं। साथ में भी बोलते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.9 करोड़ हाउसेज इन इंडिया। कहाँ पे बैठे हैं दोनों चीजें? आप बिठाओ, कैसे बिठाओगे? लग्जरी हाउसेज एम्प्टी हैं,
अफोर्डेबल हाउसेस है ही नहीं. पॉइंट इज Is that what you're trying to say? हाउसेज हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट. वो किसी का छत नहीं रहा है. हमारे देश में अच्छा खासा पैसा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है. वन इज रेमिटेंसेस, बाहर का पैसा जो इंडिया में आता है. कि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं. हाँ, अब ऐसा होता है ना, देखो बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, यूएई में है, यूएस में एक्सेट्रा, यू कांट इन्वेस्ट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर. लिमिटेशंस होती हैं. इंडिया तो आपका अपना ग्राउंड है, यहाँ पे पैसा लेके आते हो, यहाँ पे लेके उसको करोगे क्या? तो जो बाहर नौकरी करते हैं वो इंडिया पैसे भेजते हैं. रेमिटेंसेस वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज फॉर. इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस. हमारे देश के लगभग 3.3 करोड़ लोग बाहर हैं. वो बाहर पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, उसके प्रपोर्शन यहाँ पे भेजते हैं. वो नंबर $129 बिलियन ईयर तक आ चुका है. प्रोजेक्टेड है बाय FY30 ये नंबर लगभग $180 बिलियन के आसपास पहुंचेगा. मुझे याद नहीं है, नीति आयोग ने बोला था कि, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में किसी में तो था. ओके, ठीक है. दीज आर वेरी बिग नंबर्स. अभी जो पैसा आता है ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए बेचते हैं कि चलो हमारे घर वाले में बैठे हो खर्चा करेंगे, उसके लिए भी आता है, बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आता है. कुछ शेयर मार्केट में जाता है, कुछ FDs में जाता है, कुछ आपका रियल एस्टेट में जाता है. फॉर आर Tier 1 बिल्डर्स, DLF हो, लोधा हो, या फिर आपका प्रेस्टीज ग्रुप हो, NRI money used to account for about 5 to 10% of bookings as of 15 years ago. Today that is between 20 to 25%. In recent DLF का प्रोजेक्ट जो कि गुड़गांव में लॉन्च हुआ है, it has gone up to 30%. पैसा वहां से आ रहा है, वो लोग यहाँ रहने नहीं वाले हैं. These are investments. घर खरीद के रख लिए. नंबर 1. नंबर 2, ब्लैक मनी. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पिच क्या थी कि बॉस इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश इन सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ था, आज के 34 लाख करोड़ है, डबल है. अब किसी को लगता है कि हाँ भाई ब्लैक मनी नहीं है इंडिया में, गुड फॉर यू. मैं एक बेवकूफ़ आदमी जिसको लगता है कि ब्लैक मनी तो एग्जिस्ट करता है, और जब ब्लैक मनी होता है वो आपकी 3 जगह जा सकता है और चौथी जगह जा नहीं सकता. चौथी भी जगह वही बताता हूँ. नंबर 1 इज आप उसको गद्दे के नीचे, अलमारी में, चावल के उसके अंदर दबा के रख दोगे. कितना रखोगे? करोड़ थोड़ी रख दोगे. There's a limit. तो फिर 2 और ऑप्शन आते हैं. गोल्ड में ले लो, क्योंकि गोल्ड का अच्छा खासा व्यापार आज भी कैश में होता है. सरकार यही तो कहती है ना कि एक सर्टेन नंबर से ऊपर का लोगे तो आपको पैन कार्ड आधार देना पड़ेगा. लोग उसके छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं. गोल्ड वैसे ले लिया जाता है. दूसरा क्या है? रियल एस्टेट. खुला सच है, सबको पता है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप मेरी तरह आदमी हो, आपकी तरह की, हमारी है ही खाली कमाई वाइट वाली, कैश का हमारा काम ही नहीं है, तो आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो आपको सीधा बोलता है अच्छा भैया, हम जो बात करते हैं कि कितना वाइट कितना ब्लैक, हमारे तो खाली वाइट है, तो वाइट के नाम पे क्यों सामने का टैक्स ज्यादा लगेगा, वो आपका रेट बढ़ा देता है. पब्लिक नॉलेज है ये, फिर भी हम ऐड करते हैं कि नहीं ब्लैक मनी तो है नहीं. ये क्या बकती है. सिमिलरली एट द सेम टाइम वो जो ब्लैक वाला जो कॉम्पोनेंट है 17 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ जो है, राइट, वो सारा सर्कुलेशन में नहीं है. इट इज होल्डेड एज वेल. वो होल्डेड कहाँ पे है? वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है. आप सारा गद्दे के नीचे नहीं दबा सकते. सोना कितना खरीद लोगे? तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट करते हैं. वो जो 2 करोड़ से ऊपर अपार्टमेंट्स या घर बंद करके वेकेंट पड़े हैं, उनमें ये वाला पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है. अब ऑफ कोर्स अब उसके लिए बायर्स आपको जब मिलेंगे तो आप डिप्लॉय करोगे. कोई रेंटल के लिए मिलेगा उतना देने के लिए. अब किसी ने अगर वाइट पे दिखता होगा कि हाँ भाई मैंने 50 लाख में घर लिया है, लेकिन किसी ने लिया है अगर 2.5 करोड़ का घर, वो रेंटल फिर 50 लाख के हिसाब से तोड़ेगा. उसको तो अपना रिटर्न बनाना है, तो रेंटल उतना बढ़ा चढ़ा के देता है. उतना रेंटल देने वाले लोग नहीं मिलते इजीली, तो रेंट भी इससे ऊपर जा रहे हैं. सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा पहले मैं बता दूं, एक चौथा और रेवेन्यू जिसपे कैश डिप्लॉय होता है वो होता है कि रोजमर्रा की जर्नी में जो भी हम खर्चे करते हैं हम कैश में करने लग जाते हैं. 5 स्टार होटल में गए, खाना पीना किया, अच्छा ठीक है 10,000 का बिल है, ये लो कैश ले लो. बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन है. आपका एरो सिटी है, T3 एयरपोर्ट की जस्ट साथ में, एयरपोर्ट पूरा जो है वो लैंड्स के वहीं पे है. उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स. आप जाओ, लोग ओपनली ऐसे बैग लेके घूमते हैं, है ना, बैग से निकालते हैं ऐसे काउंट करके, हाँ जी ये लो 500 रुपीज एक्स्ट्रा, कीप द टिप. बिकॉज है इतना, ऐसे ही थोड़ी वो ब्लैक का पैसा है, राइट, क्यों कहीं तो डिप्लॉय करना है. ये 4 तरीके हैं. रियल एस्टेट में मुझे इतना पैसा जा रहा है, रिजल्ट उसका क्या होता है? 2 करोड़ घर ऐसे बन के खड़े हैं जिसमें कोई रहता नहीं है. जो घर चाहिए उसकी नीड खत्म, उसकी नीड है लेकिन वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है. क्यों? डिमांड ही लग्जरी वाले की है, क्योंकि पैसा इतना पड़ा, वो डिप्लॉय तो वो लोग करेंगे ना, उनकी तरफ से डिमांड है. अरे बना क्यों नहीं रहे, हम खरीदने को रेडी हैं. इतना कैसे, कहाँ लगाएंगे? कितना सोना खरीदेंगे? कितना 5 स्टार में या फिर कपड़े की दुकान पे खर्चा करेंगे? दैट्स द बिग प्रॉब्लम. रिजल्ट इज, मेरे को बोलने में बड़ा अजीब लगता है कि घरों के रेट ऐसे बढ़े हैं लोग खरीद नहीं सकते. एज आई सेड, फिर से बोल रहा हूं मैं,
एनआरओ का डेटा ये कहता है 12% घर जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, बाकी सब अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं काउंट होता है। लगभग 50% के आसपास ऐसे हैं जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के घर हैं, नहीं खरीद सकता हिंदुस्तानी आदमी। फिर खरीदने का एक ही तरीका रह जाता है, या तो ये कि अपने पास जो भी अब तक का एग्जिस्टिंग घर है कोई वो निकाल दो, जो एसेट्स हैं सब कुछ निकाल लो और ले लो। कुछ लोग वैसे करते हैं कि लेना है अब इस घर में 40 साल से रहने, इसकी हालत खराब हो गई और कैसे रहोगे तो आप लेते हो। दूसरा तरीका क्या है, बांध लो अपनी 20-25 साल की 18 साल की EMI और अपने आने वाली आगे की 20 साल उसके नाम कर दो, और कोई तरीका नहीं बचता। So we'll come to this part, okay? You are saying कि लोगों की wait, so usually let's go basics पे पहले। Usually, and I can be purely wrong here, right? Because मुझे समझ नहीं आता इतना ज़्यादा, तो I'm trying to understand from a very curious point। घरों के प्राइसेस एक शहर में, एक देश में, लोगों की सैलरी कितनी है या इनकम कितनी है या बिजनेस इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। रियल एस्टेट प्राइसेस इजंट let's say measured by the buying capacity or the income making capacity of an individual। सर सब कुछ इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सब उससे चलता है। तो ये कोई सैलरी वैलरी से कोई मतलब, तो मुंबई की सैलरी डिमांड खाली सैलरी वालों की थोड़ी होती है। डिमांड में तो वो वाला पैसा भी है ना कि यार जो ब्लैक वाला है, बट इससे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? सो हम डिमांड इज डिमांड। I've read some textbook definition somewhere where कि real estate prices are defined by the people who are making enough money, etc. पता नहीं somewhere. I can be wrong, तभी मैंने पहले I believe मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा मानना है कि अगर डिमांड है तो रेट ऊपर चढ़ेंगे, नहीं है तो उतनी देर से गिरते भी हैं। So वो बन रहा है। So इसीलिए बहुत सारी जो सरकारें हैं, स्पेशली लेट्स से ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा, दिस इज द रीजन, डिमांड एंड सप्लाई, कि जो लोग, अगर तुम्हारे देश के लोग हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके बहुत कमाते हैं और फिर कमा के अपने देश में आके खरीदने लग जाते हैं और ऐसे घरों में पैसे डालते हैं जहाँ पे वो रहते नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट इंडिया का भी इसकी वजह से इन्फ्लेट हो रहा है। Yeah. और ये लगभग 20 से 30% तक आ चुका है, राइट? Yeah. तो बहुत सारी कंट्रीज इसको टैक्स करती है या रोकने की कोशिश करती है, राइट? आई रेड इट समवेयर कि ब्रिटिश कोलंबिया ने उसको नॉन रेसिडेंट स्पेकुलेशन टैक्स करके कुछ बोला था, और 20% का टैक्स इम्पोज किया था कि भाई अगर 1 से 5% के ऊपर हो गया हमारा तो फिर हम टैक्स करके उसको कम कर देंगे। इनफैक्ट फेडरल कनाडा ने तो बना ही कर दिया था एक टाइम पे, कोई भी नॉन रेसिडेंट खरीद ही नहीं सकता घर, बिल्कुल, राइट? तो ये 5% के ऊपर जाता है तो दूसरे देश इसके ऊपर ट्रिगर करते हैं, फ्लैग कर देते हैं। खाली 5% का भी नहीं है। हाँ, सो आई एम सेइंग 5% पे दूसरी कंट्रीज फ्लैग कर देती है। इंडिया में अगर ये 20-30% हो गया है तो वाई आर वी नॉट फ्लैगिंग? क्योंकि इससे तो फिर हमारे देश के लोग अब नहीं खरीद पाएंगे। Up to the lawmakers, the policy makers, बट कुछ तो इंसेंटिव होता होगा, इसीलिए I believe कि इंसेंटिव है बिल्डर्स की तरफ से, एंड वो इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट इज अ ग्रेट प्लेस टू डिप्लॉय द ब्लैक मनी, जैसे अभी हमने बात किया। ब्लैक मनी इन दिन बना कौन रहा है? इट्स द बिग पीपल, द पीपल ऑफ पावर, द पीपल ऑफ। बट isn't then NRI money coming in inside our country is good? Isn't that good? कि वो बाहर से लोग कमा के इधर पैसे डाल रहे हैं फिर यहाँ के एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एक तरीके से अच्छी चीज भी है ना। पॉइंट इज, अगर वो एसेट यूज नहीं हो रहा है तो उसका फायदा क्या रहा? देखिए ऐसे समझिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आपने उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ही आपने खत्म कर दिया तो फायदा क्या रहा? अगर किसी चीज की मल्टीप्लायर इफेक्ट ये थी कि यार एक घर बनाए, ठीक है, वो घर एक बिल्डर ने बनाया, किसी ने खरीदा, अब उसमें कोई आके रहने लग गया, वहां पे कुछ इम्पैक्ट आया, राइट? यहाँ पे आपने रेट आपने इतने बढ़ा दिए कि वो छोड़ो और 10 लोग घर ले नहीं सकते अब। बट इसकी वजह से शायद इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आ रहा है ना। रेंट कहाँ कम हुआ ना, रादर क्योंकि किसी ने वो घर इतने महंगे रेट पे खरीदा है, उसको भी अपना रिटर्न बनाना है, वो रेंट ही इतना हाई रखता है। बट अब देखो मुंबई में तो 2-3% के आसपास आ गया रेंट। सर आप एक बात समझो ना कि आप जब घर आप कहीं पे भी लेते हो, राइट, एक यूजुअली लोग क्या कहते हैं, 11 महीने का अग्रीमेंट कर लो, उससे ऊपर का नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि उससे ऊपर तो रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, ठीक है। अब 11 महीने में जब रिन्यूअल का टाइम आता है, ऑफ्टन इट इज नॉट द यूजुअल 5 और 10%, वो बढ़ाया जाता है ज़्यादा। एंड दिस इज वाई, क्योंकि आस्क है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग, एक बड़ी चीज़ है, what happens in real estate does not end at real estate. Real estate consumes a lot of cement, a lot of steel, a lot of paint, a lot of trucks. ट्रक्स चलते हैं तो उसके अंदर डीजल जाता है। डीजल कौन बनाता है? ऑयल रिफाइनरीज बनाती हैं। 30% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट सेक्टर का जब ट्रक्स कम चलते हैं, डीजल आपका कम कंज्यूम हो रहा है, रिफाइनरीज का पूरा मैथ चेंज हो जाता है। जो पेंट बनाने वाली कंपनीज है, उनको 3 साल लगे वो बनने में कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू बिकम एक्सपोर्ट फोकस्ड। अब वो दुनिया भर में पेंट एक्सपोर्ट करने लग गए।
रिजल्ट इज अब बाकी कंट्रीज की भी लग रही है. सेम गोज फॉर स्टील. चाइनीज स्टील का बिगेस्ट कंजम्पशन सेंटर वॉज द रियल एस्टेट. इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर मल्टीपल बिग चाइनीज प्लेयर्स, लाइक जैसे मैंने भी कंट्री गार्डन का नाम लिया, दे हैड बॉट आउट सम ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स इन लंदन, इन यूएस. उन्होंने बड़े डिस्काउंट, इनफैक्ट, सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड सिटी ऑफ लंदन? नहीं. सो देयर इज लंदन. हैव यू बीन टू लंदन एवर? Yeah. लंदन के अंदर एक स्पेशल एक इकोनॉमिक जोन है जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ लंदन, जहाँ पे सारे आपको एक साथ वो मिलेंगे, हाई राइजेस एंड टावर्स एंड ऑल, वो सारे एक ही जगह पे. Okay. एंड ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज जो हब है वो वही है. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, लगभग 2-2.5 साल पहले मैं पढ़ा था. दैट्स सम 70% ऑफ सिटी ऑफ लंदन के हाई राइजेस आर ओन्ड बाय चाइनीज पीपल. उस पर क्विप भी लिखा था. क्विप मतलब एक मजाक की बात लिखी थी कि द क्वीन ऑफ लंदन ओन्स लेस ऑफ सिटी ऑफ लंदन देन द चाइनीज पीपल. बट ये इंडियंस के लिए ना, इंडियन बिलियनर्स आर द हाईएस्ट रियल एस्टेट ओनर्स इन द कंट्री, in It doesn't city of limit London. Not really. So there is London and there is City of London. Okay, then City of London you're talking. City of London is the financial services hub. जैसे यहाँ पे है ना कि यहाँ का एक फोर्ट है मुंबई में, फोर्ट वाला एरिया, वहाँ के मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एंड आउट देयर एक पूरा अलग ही वहाँ पे लॉज चलते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशंस बहुत अलग हैं, उसको पूरा अलग ही डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है. एंड रेस्ट ऑफ लंदन में मिलाकर के इतने हाई राइज नहीं जितने उस एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर. And majority is owned by Chinese. And why? Chinese people, Chinese real estate players are going out and buying these things. Real estate तो हर जगह चलेगा ना. बट उनकी जब हालत यहाँ पे इतनी टाइट हुई, they had to sell all of these, all तो नहीं बट काफी सारे इन्होंने बेचे at heavy discounts to find money to pay back their debts in China. तो उन्होंने City of London में बेचना स्टार्ट कर दिया. Yeah. Not just City of London, US में they have sold malls and everything. Las Vegas में कई उनके बड़े बड़े casinos थे, वो सब बेचे हैं across the world. And ये सब कुछ हुआ है. एंड नॉट जस्ट टू पे बैक डेट्स बैक इन चाइना, बहुत सारे जो रियल एस्टेट बना रहे थे उसके लिए दे इशू ग्लोबल बॉन्ड. जैसे अडानी ग्रुप का आपको बताया था ना अभी कि उनके डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इनके भी थे, वो सब चुकाने हैं आपको. तो पैसा कहाँ से लाओगे? आपका डोमेस्टिक मार्केट पूरा क्रैश हो गया. रीस्ट्रक्चरिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रही है. वहीं पे चाइनीज गवर्नमेंट ने आके एक और हेल्प भी किया कि दे फॉर्म्ड मल्टीपल यूनिट्स अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंसेस. यहाँ पे हम स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस होते हैं. तो उन व्हीकल्स ने इन प्रॉपर्टीज को डिस्काउंट पे खरीदना शुरू किया ताकि गवर्नमेंट की तरफ से इन बिल्डर्स को लिक्विडिटी मिले कि वो अपने डेट्स सारा पे बैक कर सकें. ये सब भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ. इट्स बीन अ वेरी वेरी लेकिन पेनफुल अफेयर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? अगर एक मार्केट जहां पे 6 करोड़ कंप्लीटेड बट वेकेंट हाउसेज है एंड येट देयर इज डिमांड फॉर हाउसेज जो कि लोगों के यहाँ सभी है नहीं, उनको अफोर्डेबल चाहिए, वहां पे ये हो रहा है. प्रैक्टिकली यहाँ पे भी हो सकता है. You feel similar kind of crash अगर इंडिया ने ध्यान नहीं दिया तो इंडिया में भी होगा? Depends on multiple things. क्योंकि रियल एस्टेट तो मेजॉरिटी इंडियन वेल्थ जो भी क्रिएट करता है वो रियल एस्टेट में ही लगाता है. मैं ये कहूंगा कि डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स. नंबर 1, इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज कि हाँ भैया हर आदमी के सर पे एक छत होनी चाहिए, तब तो क्रैश ही होना पड़ेगा. अगर हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि ठीक है यार नहीं होगा घर, ठीक है, लेकिन ये मार्केट नहीं टूटना चाहिए क्योंकि उससे बहुत लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो उनकी नेटवर्क, तो खत्म हो जाएगी. दैट इज अनदर वेरी लेजिटिमेट चैलेंज टुडे. तो फिर लोगों को घर नहीं मिलेंगे. But what's your thing? What do you think? नहीं हो पाएगा. रीजन बीइंग रियल एस्टेट पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी रिच पीपल, एंड दीज पीपल आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द पॉलिटिशियंस. द मनी इंटरचेंज बहुत ज्यादा होता है. एंड ये सारी वो चीजें जो ऑफकोर्स ना, जब हम बोल रहे हैं कि ये जो इतना ब्लैक का पैसा जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और खुला होता है, right? So it's like real estate नीचे नहीं आएगा. You don't feel so? It's a part and parcel of the entire political machinery. Fair, but and politicians अपने खिलाफ कभी भी laws नहीं बनाते. So real estate का पैसा नीचे नहीं आएगा. Real estate Very unlikely. इतना क्रैश नहीं वो करेगा. रेंज बाउंड चाइना रहेगा. में हुआ, रेंज बाउंड रहेगा. चाइना जैसा क्रैश नहीं होगा, पर उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एक एवरेज इंडियन को घर खरीदने में बहुत दिक्कत होगी. बिल्कुल होगा सर. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. So your prediction, this one might become true. एंड मैं दिल से दुआ करता हूँ भाई मैं गलत साबित हूँ. मैं चाहता हूँ यार हर इंडियन ओन कर पाए. क्यों नहीं होना चाहिए यार, है ना? हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगाई, और भी बहुत सारे लोग, उनको भी मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए. एक सिंपल सी चीज़ है कि मैं लिख के लेके आया था, आपको बताता हूँ. रुको एक सेकेंड. सो गुड़गांव का डेटा है, ठीक है. पिछले 4 साल के अंदर गुड़गांव में, अगर आप द्वारका, 5 साल का डेटा है, अगर आप द्वारका एक्सप्रेस से देखेंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस है जम्प बाय एवरेज 93%. अगर आप गोल्फ कोर्स रोड देखेंगे अबाउट 80%. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड देखेंगे, वी हैव गॉन फ्रॉम 8800 रुपीज पर स्क्वायर फीट एवरेज टू 20,000 प्लस. लेफ्ट राइट सेंटर. आपको लगता है कि लोगों की कमाई इस हिसाब से बढ़ी है? अगर किसी को हिम्मत करके घर लेना भी है, या तो उसके घर और छोटे होंगे,
या फिर उसकी EMI बड़ी होगी। एंड बहुत सारे लोग ये दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। You know, one very interesting thing that I saw in the notes is कि usually क्या होता है, लोग अपनी सैलरी को गाली देते हैं, या लोग अपनी डिग्रीज को गाली देते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरी स्किल्स इसकी वजह से मैं पैसे ज़्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि शायद दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो गई है, मुझ में इतनी स्किल्स नहीं है, मैं शायद उस तरीके से टेक नहीं सीख पाया या व्हाटएवर एसेट्रा, राइट। और लोग बोलते हैं मेरी कंपनी ख़राब है या ठीक है, इन सबको गाली देते हैं। यू सेड कि इन सबको गाली देने से कोई मतलब नहीं है, पैसे लोग इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज हाई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम इज रिग्ड? नो, इट्स बोथ थिंग्स। मैं ये नहीं कहता कि लोगों का रोल नहीं है, बट सिस्टम इज इटसेल्फ आल्सो रिग्ड। अब ऐसे समझिए कि आपके पापा मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? आई थिंक क्या डिटर्जेंट ब्रांड, राइट? सो डिटर्जेंट ब्रांड जब आप बनाते हो, आपका लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छा खासा आपका कॉस्ट आता होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है? लॉजिस्टिक्स का जो भी आपका खर्चा होता है, उसमें एक अच्छा खासा कंपोनेंट होता है आपका फ्यूल। आपका फ्यूल में लगभग आधा तो, लेकिन आप सरकार को टैक्स या पे कर रहे हो, बट उस पर आपको GST का आपको रिबेट तो आपको मिलता नहीं है, आपको इनपुट टैक्स रेट भी आपको मिलता नहीं है। सो इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कॉस्ट, एंड इन द एंड आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, राइट? यही वाला प्रोडक्ट आप बाहर भी बेचते हो, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी इस पे तो आपको GST का कोई आपको वापस नहीं मिल रहा है। अब आपको एक्सपोर्ट अगर करना है तो हाउ वुड यू कम्पीट? सरकार ने खुद आपके फ्यूल का प्राइस आधा चढ़ा रखा है। सो अब ये वाले जो टैक्सेस हैं, ये इन द एंड क्या कर रहे हैं? ये आपके एंड जो प्रोड्यूस है उसको और कॉस्टली बना रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू से योर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के ऊपर लगा दिया जाता है एनर्जी का ड्यूटी फॉर इंडस्ट्रीज। अभी जो ड्यूटी जो लगाई गई है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब JSW ग्रुप ने अपना नेगोशिएशन किया फॉर दैट बूटीबुरी में अपना प्लांट लगाने के लिए 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उनको वहाँ पे जो SGST का 110% का रिफंड उनको प्रॉमिस किया गया। साथ में एक और चीज प्रॉमिस की गई कि यू विल बी एग्जेम्प्टेड ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। आपके पापा को मिलेगा क्या? सो आपके लिए तो वो भी एक एडेड कॉस्ट है। आप कैसे कल को एक्सपोर्ट करोगे? आपके पिताजी ने चलो फिर भी सब कुछ चलाया, सब कुछ किया, राइट? उनका बिजली का अच्छा खासा खर्चा आता है क्योंकि फैक्ट्री चला रहे हैं। बिजली अगर आपके घर में जो बिल आता है और आपकी फैक्ट्री में होता है, उसकी यूनिट की कॉस्ट में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि कमर्शियल लेते हैं तो कमर्शियल का पैसे ज्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं ज्यादा? वो इसलिए कि हमारी सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है, और खाली हमारी सरकार नहीं, आज की सरकार नहीं, हमेशा से रहा है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। किसान है, बिल्कुल सस्ते या फ्री में से बिजली दो। हाउस होल्ड है, थोड़ा महंगा कर दो। आजकल ये भी हो रहा है, अब तो कुछ यूनिट्स फ्री में दे दो। कॉमर्शियल है, थोड़ा और बढ़ा दो। इंडस्ट्रियल है, और बढ़ा दो। रिजल्ट ये होता है जो घर बार होते हैं उनके लिए रेट पड़ता है आई थिंक 5, 6, 7 रुपए पर यूनिट, डिपेंडिंग आप कहाँ पे हो। और आप इंडस्ट्री का आपका पड़ता है 11, 12, 17 रुपए पर यूनिट। वो रेट किसने बढ़ाया? आपकी फैक्ट्री का, सरकार की पॉलिसी ने। इन दी एंड इन सब चीजों के कारण प्रोड्यूस किसका महंगा हो रहा है? आपके पिताजी के उस डिटर्जेंट का, वो और महंगा हो गया। इन दी एंड चाहे वो डोमेस्टिक बेचे चाहे एक्सपोर्ट में बेचे, महंगा उनके लिए तो महंगा ही है। डोमेस्टिक वाले के पास ऑप्शन नहीं, वो फिर भी खरीद लेंगे चलो, क्योंकि ऑप्शन नहीं, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं बेच रहे हैं उनके लिए भी वही सच्चाई है। एक्सपोर्ट मार्केट में जब जाओगे वो सच्चाई सबके लिए नहीं है। वो हमारी सरकार ने हमारे लिए सिस्टम बना रखा है। तो हमारे आपके पिताजी या फिर और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वो कैसे बाहर कम्पीट करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज हाउ सिस्टम पूरा ऐसा बनाया गया। अब ऐसे में ये होता है, फिर से मैं उसी बात पे आऊँगा। चलो JSW ग्रुप की बहुत बात हो गई, बूटीबुरी वाला, ठीक है, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अब आप चलते हो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत ही प्यारी पॉलिसी है दैट अगर आप 50 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ के बीच का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको हम अप टू 12% का कैपिटल सब्सिडी देंगे, अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्जेस हैं वो हम आपको 1 रुपये पे कुछ करके देते हैं, वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब ठीक है, सब अनाउंस कर दिया। आंध्र प्रदेश में कोई फैक्ट्री है उसको तो मिल रहा है, बाकियों को मिल रहा है, बाकी स्टेट्स में तो नहीं मिल रहा ना। वहाँ पे जिसने फैक्ट्री लगाई थी आज से 2 साल पहले, वो रिग्रेट कर रहा है, यार मैं 2 साल रुक जाता, चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे आए थे, उन्होंने ये वाली अनाउंस की, मैं वहीं पे लगा लेता, मेरे तो लग गए ना। प्रॉब्लम इज सेटअप इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अच्छा खासा हमारी सरकार खुद इन्फ्लेट कर देती है। हम इतनी बार हमारी सरकार ये बोलती है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और कॉम्पिटिटिव बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमारा 14% पे है, 15% पे, 13% पे, उसको ताकि हम 7-8% पे लेके आएंगे। ये भी तो बताओ ना है कि उसमें अच्छा खासा कॉस्ट इज बिकॉज आपने ही टैक्सेस घुसा रखे हैं, वो आप हो कॉस्ट।
वो आपकी कमाई है, आप उससे मलाई निकाल रहे हो और वो कीमत हमारा देश चुका रहा है। शायद वो अगर आप नहीं चूसते तो हमारे देश शायद ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता। हमारे देश के लोगों के लिए वही चीजें सस्ती होती, वो अपना पैसा और दूसरी चीजों में स्पेंड करते। आप जीएसटी शायद वहां से कमा लेते, बाहर की कमाई हम शायद लेके आते क्योंकि हम एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर पाते, बट चीजें तो हमने महंगी बना दी ना। इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज बार बार बोलती है दैट आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के ऊपर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट देना शुरू करो। नेचुरल गैस के ऊपर हमें इनपुट टैक्स देना शुरू करो। जिनको नहीं पता, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के इकोसिस्टम में एक होता है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने जो टैक्सेस आपने भरे उस चीज को बनाने के लिए या फुलफिल करने के लिए, वो आप रिक्यूपरेट कर सकते हो, आप वो वापस ले सकते हो। बट अगर वो पेट्रोल डीजल वाला खर्चा उसे वापस नहीं ले पाते हो, सो वो तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। True. ये हमारी सरकार का किया हुआ है, स्टेट एज वेल एज सेंटर। आप जरा सोच के देखिए 2010 में जो एक्साइज वाला जो कंपोनेंट है जो सेंटर लगाती है डीजल के ऊपर, ये लगभग कुछ 4-4.5 रुपए था। 4.7 आज के ये 33-34 रुपीज के आसपास चल रहा है। 4.7 to 33 ये कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स किसने बढ़ाया है 15 साल में पिछले? सरकार ये बोल सकती है कि ठीक है, वी नीड द मनी टू डू अदर थिंग्स, बट देन इट्स अ चॉइस दैट यू हैव मेड, जिसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग महंगा हो रहा है, हमारा लॉजिस्टिक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है। वो आपने इन्फ्लेट किया है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने या बिजनेसमैन ने नहीं किया है। ये बात कुछ लोगों को समझने बहुत वैसे लग सकती है कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रो के बोल रहा हूँ एक्सेट्रा। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं प्रो इंडिया के बोल रहा हूँ कि इंडिया को अगर अपना कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स सस्ता करना है तो सरकार ने जो महंगाई डाल रखी है उसको एटलीस्ट कम कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसके कारण जो डिमांड बढ़ेगी कि चीज़ें सस्ती होगी, उसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, सरकार तो उससे भी कमाएगी ना। बट वो बेट कौन लेना चाहता है, बात उतनी है। डू यू फील कि ये, क्योंकि मान लो 600% से एक ऑलमोस्ट 600% के आसपास आ गया है, राइट? तो 600% महंगाई एक जगह पे हो रही है इन लास्ट लाइक 1 decade and half, राइट? ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जो हमने बहुत सारे भी पॉडकास्ट में कवर करे, जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से हम आज भी बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया गिरते जा रहा है और उसकी वजह से हम और ज़्यादा इकोनॉमी हमारी ख़राब होती जा रही है, राइट? नाउ डू यू फील कि एक ऐसा ये द बॉइलिंग वाटर, द बॉइलिंग फ्रॉग वाला फिनोमेना, ये वैसा हो रहा है क्या कि एट वन पॉइंट इट विल जस्ट बी टू लेट? सो टू एक्सप्लेन पीपल, इट्स लाइक कि अगर आप तो जैसे अगर एक पानी है उसमें आप मेंढक को रख देते हो, आप एकदम से बहुत गर्म कर दोगे इसको तो वो मेंढक उचक के बाहर निकल जाता है, राइट? पर अगर आपने पानी है और उसमें धीरे धीरे गर्म करते गए एक टाइम में वो इतना गर्म हो जाता है कि इट्स जस्ट मेंढक उसको एडजस्ट करता रहता है, बट एट सम पॉइंट इट जस्ट डाइज, क्योंकि अब उसके बाद तो निकलने का मौका भी नहीं होता बिकॉज इट्स टू हॉट, राइट? सो इट्स लाइक दैट कि आपने 1 रुपए का सीधे 3 रुपए नहीं करे, आपने हर महीने थोड़ा बड़ा के डीजल की प्राइस इतनी लेवल पे आगे लेके आ गए, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए या इतनी जो भी ड्यूटी टैरिफ व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आपने वो बढ़ा दिया कि अभी एक टाइम पे इतना अनबेरेबल हो जाएगा दैट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं रहेगी। सर ऑलरेडी हो रहा है ना ये, तो हम किसी मैन्युफैक्चरर से खत्म ही हो जाएंगे बिफोर इवन वी हैव अ चांस टू कम्पीट। आस्क एनी मैन्युफैक्चरर, सच्चाई हम सबके सामने, दे ऑलरेडी फील दिस, दे ऑलरेडी नो दिस। इट्स नॉट जस्ट की कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी चलो चाइना से मशीन लेंगे, होगी कैपेबिलिटी, बना लेंगे। अब तो दिक्कत है कॉस्ट पे, फिर भी हम कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि एडेड कॉस्ट बहुत सारे हैं, और इसमें अभी वो सब तो मैंने गिने नहीं है जो सरकार के कारण कंप्लायंस के कॉस्ट आते हैं। इतनी फनी मेरे को फोटो लगती है, इंटरनेट पे बहुत अभी चली थी पिछले 2 साल से, मैं बार बार हर दूसरे महीने में देखने को मिल जाती है। एक कोई आटा की कोई मिल चला रहा है, आटा मैदा की मिल, उसने अपने ऑफिस में लगे, वो लाला जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बेटों के साथ फोटो डाली है, ऊपर उसमें लगी हुई बहुत सारी फोटोज जिसमें 16 या 17 ऐसे सर्टिफिकेट ऊपर टंगाए हुए हैं फ्रेम करा करके कि इस चीज का अप्रूवल है, इसका सर्टिफिकेशन इस डिपार्टमेंट। एक आटा मिल चलाने के लिए 16 तो उन्होंने चढ़ा के नहीं, कल को इसका ऑफिसर आ जाए तो हम दिखा सकें, देखो जी ऊपर आपका लगा हुआ है, आपके विभाग में पहले वाले जो थे ना उन्होंने किया हुआ है। ये सब खर्चे अलग हैं। देयर आर अदर हर्डल्स, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसके जो कॉस्ट आता है, राइट? लेट अस ट्राई टू एटलीस्ट एड्रेस द कॉस्ट, क्योंकि सरकार ने खुद इस तरीके से हमारी जनता के ऊपर या फिर हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर थूप दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अब कहने को तो प्रॉब्लम मैंने बता दी, तो इसका सोल्यूशन ये हटा दो, इतना लगा रखा है। तो हमारी केंद्र सरकार ने, मेरे पास FY24 का नंबर, 25 का मैंने देखा नहीं है, FY24 में हमारी केंद्र सरकार ने साल का लगभग 7.5 लाख करोड़ से एक्साइज ड्यूटी अकेले से कमाया था पेट्रोल डीजल के ऊपर वाले से।
7.5 लाख करोड़, स्टेट्स ने भी लगभग 5-5.5 लाख करोड़ कमाया था। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि इसको हटा दो, मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि भैया 13 लाख ऑलमोस्ट करोड़ है, जो कि आप बोल रहे हो कि इसके ऊपर बेट लो कि हटा दोगे तो बाद में डिमांड इतनी बूस्ट होगी, एक्सपोर्ट इतने बढ़ेंगे, तुम वैसे भी कमा लोगे। ये एक बेट है। ये डिसीजंस कोई भी पॉलिटिशियन नहीं लेता है, दिस इज सम ब्यूरोक्रेट हु हैज टू टेक इट। कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने ऊपर 13 लाख करोड़ की मिसाइल तो नहीं चलाएगा कि वैसे मैं बेट ले लूं और कल को नहीं आया तो इट्स अ सुइसाइड, ब्यूरोक्रेटिक सुइसाइड कि बॉस अब तो मेरे को किसी अच्छे डिपार्टमेंट में काम ही नहीं मिलेगा, मेरे को उठा के भेज देंगे अंडमान में, जाओ वहां पे चलाओ। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? व्हाट वी नीड इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर who has bold enough vision to say कि okay, I am ready for what is considered unorthodox methods. आपके एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं जो कि काइंड ऑफ अ रेबल लीडर ही कहलाते हैं आज के दिन। हिज नेम इज सुब्रमण्यम स्वामी। आपने सुना उनके बारे में? मेरे को बड़े कमाल के आदमी लगते हैं फॉर वन स्पेसिफिक रीजन, ओनली वन स्पेसिफिक रीजन। इकोनॉमिक टर्म्स में जो भी बोलते हैं ना, इट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो उनका क्या कहना है? इनकम टैक्स इज अ स्कैम। जस्ट बिकॉज बाहर की इकोनॉमी में वो एक स्ट्रक्चर लगाया गया, हमने भी लगा दिया। बट थिंक ऑफ इट दिस वे, बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स देयर इज एन इंसेंटिव टू इवेड टैक्सेस, सो देयर इज एन इंसेंटिव टू हाइड द इनकम। नाउ बिकॉज यू आर हाइडिंग द इनकम, व्हाट हैपेंस? आपके पास एक कारण है कि बॉस अब मैं खाली 3 ही जगह पे इसको डाल सकता हूँ। वो पैसा शायद और 40 कामों में लग सकता था हिंदुस्तान में, लेकिन अब वो जाता है घुमा फिरा के रियल एस्टेट, गोल्ड या गद्दे के नीचे या फिर चावल की बोरी में, जिसमें भी। तो पहली बात क्या किया आपने? लोगों के हाथ से रियल एस्टेट इतना महंगा कर दिया, सोने की इतनी डिमांड क्रिएट कर दी, जो कि देश का ही फिर करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा बिगाड़ देता है, क्योंकि इतना आप इंपोर्ट करते हो। पहले तो वो से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सेकंड थिंग, अब क्योंकि ये इतना सारा ब्लैक मनी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लोग छुपा रहे हैं, आम आदमी छुपाता है, छोटा दुकानदार भी बोलता है कि बिना बिल के दे दूं क्या? हर छोटे लेवल पे इतना बन रहा है। अब इसको पकड़ने के लिए यू आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हर साल। आपने पूरा मशीनरी बना रखा है उसके लिए, जिसका काम ही है तुम इन लोगों को पकड़ो। अब वो घुमा फिरा के साल का 30,000 करोड़ उसके ऊपर खर्चा करते हो, 10,000 करोड़ आप इकट्ठा करते हो। हु इज इट सर्विंग? बट इन द एंड इज दैट हर्टिंग इंडिया? आंसर इज अ बिग यस। ऊपर से ये दिक्कत आती है, इसके चक्कर में आपका जो पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें आती है इनएफिशिएंसीज। People are not deploying money where it should be deployed, but where it can be kept as a hidden resource. How is that serving the interests of the country? तो सुब्रमण्यम स्वामी जी की थीसिस बोलते हैं इनकम टैक्स हटा दो। अब इस पे सवाल आता है, इनकम टैक्स तुम हटा दोगे तो मार्केट में तो एकदम से लोगों के पास बहुत ज्यादा स्पेंडिंग पावर आ जाएगा। प्लस क्योंकि लोग रियल एस्टेट में इतना खर्चा नहीं करेंगे, गोल्ड पे नहीं करेंगे, तो गोल्ड की डिमांड कम होगी, रियल एस्टेट कहीं क्रैश ना हो जाए, और ऊपर से इतना पैसा और दूसरी चीजों में जाएगा तो उनके रेट तो बहुत बढ़ जाएंगे, डिमांड इतनी आ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इट विल बी अ कैटास्ट्रॉफी। तो उसके लिए एक तरीका है कि उनका कहना है कि बॉस आप जो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देना, वो एब्जॉर्ब कर लेगी लिक्विडिटी। फिर सवाल आता है, और बैंक्स की अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, तो वो कैसे चलेगा? उसका जवाब है जो चाइना मॉडल है, विच इज गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस द लोन्स। वो सब्सिडीज देती है, लगाओ इंडस्ट्रीज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, तुम जो कमाओगे जीएसटी वगैरह भरोगे, जो टैक्स वगैरह इतना कलेक्ट कराओगे, डिमांड बढ़ेगी, मैं उससे कमा लूंगा। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल। मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, बट एटलीस्ट अ फ्रेश डिफरेंट अप्रोच टू द स्टफ। I don't know, and I don't have मैं भी कह रहा हूँ understanding of economics and country to maybe will मैं भी नहीं कह digest this. मैं भी नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ पता है। मैं इतना कह रहा हूँ दैट हियर इज एन ऑल्टरनेट मॉडल दैट साउंड्स लाइक इट मेक्स सेंस। नाउ थिंग इज, अभी वाले सिस्टम में प्रॉब्लम है, देन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। लेट्स आल्सो हैव एक्टिव डिस्कशंस कि और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वी विच हम ये जो इनएफिशिएंसीज हमने यहाँ क्रिएट कर दी उसको मैटर्स कर पाए। आज के दिन वो नहीं हो रही है, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। आप जरा सोच के देखिए ना, इसके रेप्रिकॉशंस खाली इतने नहीं होते, और भी होते हैं। एक मैं हमेशा पायलट्स का एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? एक इंडियन पायलट है और एक आपका यूए या यूएस में बैठा हुआ एक इंडियन पायलट जो वहाँ पे उड़ा रहा है। सबसे पहले तो उसके लिए इंसेंटिव है कि वो वहाँ पे उड़ाए, क्योंकि इंडिया में मोस्टली आपके नैरो बॉडी प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे आपके वाइड बॉडी होते हैं, उसका पैसा ज़्यादा उसको मिलता है। नंबर 2, यहाँ पे वो जो कमाता है उसका लगभग 30-40% सरकार इनकम टैक्स ले जाती है, वहाँ पे है ही नहीं। किधर? यूएई में। अच्छा, ओके, राइट? यूएई में, कतर में, सऊदी में, वहाँ पे वो टैक्स ही नहीं है। यहाँ पे आपका 30% तो सरकार लेगी। पहली बात, आप छोटा प्लेन उड़ा रहे हो तो वैसी कमाई कम, ऊपर से जो कमाई उसका 30% सरकार ऐसे लेगी। ऊपर से उस जो पैसा बचा उससे जो खर्चे करोगे उसका 15-20% और आप सरकार को दे दोगे। कैसे? पेट्रोल में टैक्स है, या फिर आपका जो आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है कर आगे। इन दी एंड वहां पे तो वो वाला भी नहीं है, वैट वूट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जीएसटी में एग्जिस्ट नहीं करता।
एक जगह आप ज्यादा कमा रहे हो, पूरा अपने पास रख रहे हो, एक जगह आप जो कमा रहे हो उसका घुमा फिरा के आप 45 to 50% अपने पास आप रखते हो, और वो भी कम कमा रहे हो। वेयर इज द इंसेंटिव? टैलेंट वहां जाएगा, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट दिस एंटायर स्ट्रक्चर क्रिएट्स। हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है, अक्रॉस सेक्टर्स हो रहा है। नाउ हाउ इज दिस सर्विंग इंडियाज इंटरेस्ट? तो थियरी है, ऐसे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट वी हैव टू हैव एक्टिव डिस्कशंस ऑन इट कि ओके ये प्रॉब्लम तो है, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक पोस्ट लिखा कि यार चाइना ने इसका सोल्यूशन निकाला, दैट हम चाहते लोग बाहर जाए। वाई? हम उतने एडवांस नहीं है, ये चीज आज से 10-12 साल पहले की है, व्हेन दे लॉन्च अ प्रोग्राम कॉल्ड सी टर्टल्स प्रोग्राम या फिर 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम। ये सब सी टर्टल स्ट्रैटेजी। सी टर्टल का स्ट्रैटेजी आपको पता है क्या होता है? कछुए जो होते हैं, समुद्री कछुए, जब वो पैदा होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं ना, उनकी माँ जो होती है वो उनको समुद्र में छोड़ देती है। उनकी खासियत है वो दुनिया भर में घूम फिर के 5-6-7 साल दुनिया भर के समुद्र में घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, बट वो जब आते हैं वो मेच्योर ग्रोन अप टर्टल्स हो चुके हैं, उनके हर तरह के रफ वाटर्स में जीना उनको आ चुका होता है। चाइना की सी टर्टल स्ट्रैटेजी ये थी, लेट पीपल गो आउट, बिकॉज हमारे पास वो टेक नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल सेट्स नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है जो कि बाहर है। उनको बाहर जाने दो, उन्हें सीखने दो, उन्हें काम वहाँ करने दो, लेट देम लर्न, एंड देन उनको वापस लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? गिव देम टैक्स ब्रेक्स, गिव देम सब्सिडाइज्ड हाउसेस, गिव देम रिसर्च ग्रांट्स। हमारी तरह नहीं, रिसर्च ग्रांट के नाम पे हम स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए देते हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात होती है, डिपेंडिंग की उस प्रोजेक्ट की नीड है। यहाँ पे तो किसी को और अपने 1 करोड़ रुपए दे, पहले सवाल आएंगे आपकी जरूर कोई ना कोई लिंक होगा, ये वो अलग डिबेट हो जाती है। सो मैंने जब ये पोस्ट लिखा कि वी ऑल्सो नीड टू डू दिस, लोगों ने उसको अलग एंगल में ले लिया कि तुम तो स्कीम दे रहे हो लोगों को और भगाने की, कि चलो बाहर जाते 5 साल बाद लौट के आ जाएंगे, सरकार हमसे टैक्स भी नहीं लेगी अगले 10 साल, घर भी सब्सिडाइज पे देगी। लाइक अरे नहीं यार, इट्स अबाउट इंश्योरिंग कि बाहर जो टैलेंट जो हमारे पास है इसको वापस लाना। आप जरा सोच के देखो, डिपेंड करता है आप कौन सी न्यूज़ रिपोर्ट पे बिलीव करते हो। कोई कहता है, किसी का सर्वे बोलता है कि 40% ऑफ IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट्स हर साल निकल के फॉरेन चले जाते हैं, कोई बोलता है कि 60% जाते हैं। अब आधे लोग हमारे देश के बोलते हैं ये लोग गद्दार हैं, क्यों? इनको इतनी सब्सिडी दे करके सब कुछ हमने हमारे पैसे से इनको पढ़ाया लिखा गया तो छोड़ के चले गए। उनका अपना बच्चा होता है ना, वो खुद बोलते बेटे चले जा, तेरे को फेसबुक ज्यादा दे रही है, ये तो मानते हो आप, राइट? सेकंड थिंग इज, अगर वो जा रहा है दैट्स बिकॉज उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वी शुड एम्ब्रेस दैट एंड इंश्योर कि ओके वो जो गया है वहां पे वो सीख रहा है। हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई प्रोग्राम ऐसे जैसे चाइना ने बनाया कि 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको यहाँ वापस लेके आ सके। वी आर नॉट डूइंग दैट। चाइना इज गॉन अ लेवल अहेड। अभी एक पोलिश एक केमिकल साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जिनका नाम 3 बार नोबेल प्राइज के लिए भी रेकमेंड हुआ है। उनका नाम बड़ा अजीब से, मैं ले ही नहीं पाऊंगा, बट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो उनकी फोटो यहाँ पे डाल सकते हो। सो दिस गाय पोलिश थे, कनाडा US में कई साल पढ़ाया, फिर कनाडा जा गए, कनाडा रॉयल सोसाइटी के मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट एक्रेडिटेड आदमी बने। कनाडा का हाईएस्ट जो ऑनर है फॉर केमिस्ट्री वो उनको मिला, एवरीथिंग। चाइना भी उनको पोच करके ले आया, उनको प्रोफेसर बना दिया अपने यहाँ पे। दिस गाय हैज बीन साइटेड इन 88,000 प्लस रिसर्च पेपर्स। दिस इज नो जोक। वेस्ट से उठा के लेके गए, कोई रोक नहीं पाया। चाइना के पास उसके लिए प्रोग्राम्स है, हमारे पास इसके लिए नहीं कि हम अपने लोगों को वापस लेके आ रहे हैं। या तो आप टैक्सेस हटा दो और ये सब करो एंड कम्पीट ऑन दैट लेवल। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ये करना पड़ेगा कि जो गए हैं उनको वापस लाना पड़ेगा, ये करके कि आप कोई वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, आप बाहर से सीख के कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हो जो इंडिया में नहीं था। आई एम रेडी टू गिव यू एक्स्ट्रा। हमने पहले किया ये। आजकल एक ट्रेंड है ना कि कुछ भी हो तो नेहरू जी के टाइम ऐसे हुआ था। मैं बोलता हूँ कि यार उसी जमाने में ऐसा भी हुआ था कि एक आदमी थे वर्गीस कुरियन, उनको सरकार के पैसे से बाहर भेजा गया था, पढ़ाया लिखाया गया, सब कुछ किया गया, वो वापस उन्होंने अमूल बना दिया। Why are we not building more of वर्गीस कुरियंस टुडे? Let's build that. सरकार के पैसे उन्हें पढ़ा लिखा के IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, ये वो हर जगह से अच्छा लेवल का एजुकेशन बना दिया गया है कि वो दुनिया के लिए अच्छे रिसोर्सेज बन जाते हैं। बाहर जाके फिर वो अपना और MBA या फिर जो भी M.Tech और बाकी चीज़ें करते हैं और बेटर बनते हैं। उसके बाद वापस लाने का स्कीम कहाँ गया? लेट्स बिल्ड दैट। उनको वापस लेके आओगे ना तो पता है क्या होगा, वो लोग वहाँ पे जो इतने स्टार्टअप्स बना रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, यहाँ पे होगा। मेरे को इतना फनी लगता है, मेटा का अभी लास्ट से बड़ा न्यूज़ आया था, आपने सुना होगा कि ज़करबर्ग वाज गिविंग पीपल $400 मिलियन का पैकेज, $1 बिलियन का पैकेज। वो लिस्ट बाद में आई थी। टोटल 36 लोग थे, 36 में से 11 और 12 वर इंडियंस, रेस्ट वर ऑल पीपल ऑफ चाइनीज ऑरिजिन्स। नो पाकिस्तानीज, नो मिडल ईस्टर्न, ये वो कोई नहीं, लिटरली इंडियन एंड चाइनीज ऑरिजिन पीपल।
Now China has an active program to poach these people back. India का कहाँ पे? So let's say you're talking about crisis. Okay, another crisis जो नोट्स में मैं पढ़ रहा था was about microfinance. ये क्या क्राइसिस है? क्राइसिस नहीं है यार, मेरे को ना वाइट, बट यू से समथिंग कि कर्नाटका और तमिलनाडु में जो भी हो रहा है वो आंध्र प्रदेश में पहले हो चुका है 2010 में. व्हाट इज अ माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस जो हो रहा है? मेरा मानना है कि माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस बोलना हमेशा गलत है. लोगों को समझ में नहीं आता कि माइक्रो फाइनेंस इंडिया में 14 अलग इंडस्ट्रीज हैं. 14 का मतलब है कि हर स्टेट में अलग कहानी है. ठीक है. सो पहली बात देखो, जिनको नहीं पता, लगभग 45% ऑफ इंडिया का जो टोटल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ लोन्स, दैट इज जस्ट 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार. पूरा माइक्रो फाइनेंस वहीं जाता है. 45% मतलब 3 स्टेट्स हाफ ऑफ इट ऑलमोस्ट. ठीक है. और माइक्रो फाइनेंस होता क्या, पहले सिंपल लैंग्वेज में? सो देखो, माइक्रो फाइनेंस ऐसे समझिए, छोटे छोटे लोन्स. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल छोटे से घर में रहते हैं, एकदम झुग्गी झोपड़ी वाले. आप सोचते हैं कि यार मेरे को ना व्यापार करना है, मैं अपना खुद के पान का मैं छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ जहाँ मैं पान बेचूंगा और 1-2 चीज़ें रखूंगा, ट्रॉफी वॉफी रख लूंगा एक्सेट्रा. उसके लिए मुझे कितना चाहिए? 11,000, 12,000, 15,000 का लोन चाहिए. दैट इज अ माइक्रो लोन. लेकिन आप एक ऐसी कैटेगरी में हो जिसको लोन देने में कोई भरोसा नहीं, आदमी भागी जाए. तो ऐसे आदमी को बैंक से लोन देते नहीं है, NBFCs भी लोन नहीं देती है, तो कौन देगा? तो वहां पे आते हैं बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखने वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो बोलते हैं हम देंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपकी जाते हैं 24%, 36%, 30%. बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट होते हैं. बट अगर आप ऑफलाइन इनफॉर्मल मार्केट से देखो, जहाँ पे रेट्स आपके 50, 60, 100% तक चले जाते हैं साल के, उससे बहुत बेटर है. तो ये चलता है. यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वो वाला मॉडल भी चलता है कि कुछ लोग मिल के लोन ले लेते हैं, कि वो वाला एग्रीमेंट होता है कि बेसिकली ऐसे सोचिए ना कि हमारा सोसाइटी जो है, एक सोशल स्ट्रक्चर इसका आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक होता है ना कि राज और मैं पड़ोस में रहते हैं. अब मैंने एक लोन लिया, मैंने चुकाया नहीं, तो राज की फैमिली तो ऑलरेडी, अरे ये तो फ्रॉडिया है, ये तो लोन वोन लेके भाग जाते हैं, राइट. इस मॉडल में क्या चलता है, 3-4 लोगों को क्लब कर दो, अगर इसने नहीं चुकाया तो वो चुकाएगा, जो चुकाएगा वो गालियां देगा, अबे पैसे तूने लिए, मैं चुका रहा हूँ, पता है तेरे को. वहां रहना मुश्किल कर देते हैं. इस तरह की चीजें होती हैं जिसके थ्रू पूरा इंडस्ट्री चलता है. बहुत सारे इसमें और भी फैसेट्स हैं, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ. तो इन लोगों को जब कर जाती है तो ये लोग माइक्रो फाइनेंस के पास जाते हैं. अब माइक्रो फाइनेंस, जैसा मैं कह रहा था, 45% ऑफ द लोन्स टोटल जो है वो घुमा फिरा के 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार. और 62% ऑफ द NPA जो है, डिलिंक्वेंसी जो हुई है आपकी, वो अगेन आपकी 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश आपका टॉप 3 में तो आता नहीं है लोन्स में, लेकिन NPA में आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ लोग लोन लेते हैं, देते ही नहीं वापस. ज्यादा है वहाँ पे केसेस. इसी वजह से अभी कुछ समय पहले RBI ने एक्चुअल में ये तक कहा कि पूरी इंडस्ट्री को मैसेज था, एक्चुअल में ये ऑफिशियल था, स्लो डाउन इन UP and BR MFI के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर यू. पर ये 2023 में था, 2025 में उन्होंने वापस रिलीज कर दिया. सी, एक बार चीजें सेटल होने लग जाती है, नंबर्स बेटर होने लगते, तो RBI फिर वापस कहता है कि ठीक है, नाउ थिंग्स आर बेटर, गेट बैक टू जॉब. बट कहीं पे भी अगर बबल अगर बनने लगता है, RBI कम्स इन टू इंटरवीन. नाउ पॉइंट इज दैट ये 3 स्टेट्स हैं, राइट. उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस चलता है. हर स्टेट की अलग कहानी चल रही है. एंड सबसे बड़ी तकलीफ ये है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड. बंधन बैंक का नाम आपने सुना कभी? बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ा प्लेयर. ओके. पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेजरली आपका आज से 5 साल पहले तक खाली 2 जगह था, वेस्ट बंगाल एंड असम. धीरे धीरे अब वो क्राइसिस ऐसी कुछ हुई जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया. लेकिन आज भी मेजरली आपका वेस्ट बंगाल एंड असम है. अब होता क्या है, जैसे अभी इलेक्शन है ना, असम वेस्ट बंगाल एक साथ हुआ, उस टाइम भी एक साथ आए. इनके दोनों मेजर मार्केट्स एक साथ आते हैं इलेक्शंस. दोनों जगह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक साथ अनाउंस कर देती है, अगर हम जीते तो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स हैं हम लोन वेवर दे देंगे. इलेक्शन होने में 6 महीने हैं. लोन वेवर का अनाउंस होते ही क्या होता है, लोग जो हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार आएगी चुकाएगी, हम क्यों पागल हैं, EMI भर रहे हैं, हम बंद कर देते हैं. बैंक को तो वेट था ना कि पैसा आएगा. बैंक की हालत जब टाइट हो रही है, कलेक्शन उनके जम के ड्रॉप होते हैं, फिर आप गुंडे भेजो, कुछ करो, कुछ नहीं काम चलता. कलेक्शन एजेंट सब भेजते रहो, गुंडों का जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, बट नहीं चलता फिर वो सिस्टम, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है. रादर अगर आप ज्यादा एक्शन ले लो तो सरकार ही आपके ऊपर क्रैकडाउन कर देगी, क्योंकि उनके लिए भी वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर. इलेक्शन आ रहे हैं, मैंने बोला मैं दूंगा, फिर होता है इलेक्शन होता है. ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन हुआ और अगले दिन भैया बैंक के पैसे पहुंच गए. फिर कुछ समय निकलता है, तब जाकर के अब बैंक वाले भी पीछे पड़ते कि सर अब तो दे दो, अब तो दे दो. तो हमारी सरकारें फिर क्या करती है, फिर निकालती है पॉलिसी, अच्छा ठीक है आप हम ये देंगे. सॉल्यूशन एक ही है, और इंडस्ट्रीज लाइए और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाइए कि ये जो लोग हैं से बात कर रहे हैं, बेसिक्स
बेसिक्स वही है, हर चीज़ का निवारण वही है कि अच्छी पढ़ाई कराओ, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो, इन दिन वहीं पे आ जाते हैं। व्हाट्स द थर्ड प्रेडिक्शन जो हमने कवर नहीं किया? यार थर्ड मेरा जो प्रेडिक्शन है दैट इज बेसिकली कि लोग जो इतना कर रहे हैं ना कि एआई से आईटी सेक्टर में ये होगा वो होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज योर थर्ड प्रेडिक्शन। ओके, सो प्रेडिक्शन नंबर 3 इज दैट एआई से खाली आईटी सेक्टर की जॉब नहीं जाएंगी और भी बहुत सारी जॉब जाएंगी। और जो लोग सोचते हैं कि आईटी सेक्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी, बहुत बड़ा। एंड मेरे को खुशी नहीं हो रही है बोलते हैं, लेकिन अगेन समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। सिर्फ आईटी की जॉब्स नहीं जाएंगी, बहुत लोगों की जॉब जाएगी। अरे लोग एक ना समझ नहीं पाते कि यार आईटी सेक्टर उतना बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। हिंदुस्तान का जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 62 करोड़ पीपल। हिंदुस्तान का वो पॉपुलेशन जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है, इंडिया के जो आपके बड़े बड़े आईटी जाइंट्स है, राइट, टीसीएस, ये वो पूरा जो आईटी सेक्टर है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये वो, अशोक सूटा जी का आपका ये है हैप्पीएस्ट माइंड्स है, केपीआईटी है, बिरला सॉफ्ट है। कितने लोग हैं इसमें? घुमा फिरा के 19 से 20 लाख लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जीसीसीज हैं जो कि ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स हैं, कि एमएक्स जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसने खुद का आके गुड़गांव में अपना एक बड़ा सा सेंटर खोल लिया, और भी बहुत सारे खोल रहे हैं। तो बोइंग वालों ने अपने एक सेंटर खोलिया R&D का बैंगलोर में, एटसेट्रा। इसमें कितने लोग हैं? लगभग 25 लाख लोग हैं। बाकी भी और होंगे छोटे मोटे आईटी वाले बहुत सारे। कितने लोग होंगे सब में मिला के? 60 लाख लोग। 1% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ऑफ कोर्स दिस 1% अर्न्स अ लॉट मोर वर्सेस अदर पीपल, बट इन टर्म्स ऑफ पीपल इज जस्ट 1%। हम एआई का इम्पैक्ट, पहली बात तो बहुत लोग बोलते हैं कि इस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, मैं बोलता हूँ बहुत आएगा, वो एक सेपरेट पूरा डिस्कशन अभी वो भी करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली असली एआई का इम्पैक्ट तो इसके बाहर आ रहा है, हम उसकी बात ही नहीं करते। चाइना, वापस एक बार वहां लेके जाऊंगा। आपने वीडियो जरूर देखी होगी, चाइना में बंदा था जो कि होटल जाता है, होटल में है, वो कुछ ऑर्डर करता है, वो गेट खोलता है, जब बेल बजती है वो गेट खोलता दिखता है कि अरे कोई सामान लेके वैसे नहीं आया है, इट्स अ रोबोट, इट्स अ रोबोटिक फ्रिज, या फिर जो भी आप कह लो टेम्परेचर कंट्रोल जो भी यूनिट, वो अपने आप से खुलता है एंड आपका वो ट्रे बाहर आ जाता है, यू कैन पिक इट अप। व्हाट डिड दे डू? उनके पास एक एजिंग सोसाइटी है जहां पे लेबर की शॉर्टेज है, लेबर को रोबोटिक से पूरा रिप्लेस कर दिया। एफिशिएंसीज आर एनॉर्मस, कोई लेबर की झिकझिक नहीं, कुछ नहीं। सूनर और लेटर दैट विल हैपन इन इंडिया एज वेल। आपको लगता है ताज वाले नहीं करेंगे, ओबेरॉय नहीं करेंगे, IHCL नहीं करेगा, ITC होटल्स नहीं करेगा, लीला वाले नहीं करेंगे? सब करेंगे। ब्लूम वाले नहीं करेंगे, जो ब्लूम, मैं तो अभी चलो Tier 1 होटल्स की बात की, जो आप एक नीचे लेवल भी आओ, जो कि आपका हम लोग जिसमें यूजुअली मैं तो रह लेता हूँ, ब्लूम और ट्रीबो हो गया, ताज वालों की, सॉरी ये IHCL जो टाटा ग्रुप है उन्हीं की, और बहुत से जिंजर नाम से होटल है, ये लोग नहीं करेंगे, सब करेंगे। किन की नौकरियां जाएगी? वेटर्स की, सर्वर्स की। कितने हैं इंडिया में? दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी हिट। हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट जम के लॉसेस करता है। क्यों लॉसेस करता है? बाय डिजाइन नहीं है, इट्स बेसिकली नॉट एन ऑप्शन। इंडिया पोस्ट का दायित्व क्या है? एक सरकारी कंपनी है जो कि बोलती है कि यार आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे वहां खाली आपका अपना घर हो, अगर कोई चिट्ठी आई हम आपको पहुंचाएंगे, कोई पार्सल आएगा हम आपको पहुंचाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑफकोर्स है ना, अगर आप वैसी जगह पहुंचाओगे आप प्रॉफिटेबली नहीं कर सकते। व्हाट डिड चाइना डू? देयर आर लिटरली रोबोट वैन्स, कोई ड्राइवर नहीं होता उसमें, वो भर भर के। सो मेजॉरिटी ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपेंस ऑन द ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे बीजिंग, शंघाई, ये वो, और थोड़ा सा साउथ साइड पे होता है। व्हेन यू एज यू गो नॉर्थ और द वेस्ट, वहाँ पे नहीं होती एक्टिविटी। शिनजियांग बारे में अब होने लगा, पहले ज्यादा नहीं था। तो वहाँ पे ऑफकोर्स लोग भी कम रहते हैं, एरिया इतना ज्यादा, बहुत कम डेंसिटी। वहाँ पे अगर आप चाइना पोस्ट की बात करो, इट्स नॉट एज इकोनॉमिकल टू सर्विस देम। लॉसेस वो भी करते थे। दे हैव नाउ डिप्लॉयड दीज ऑटोनोमस ट्रक्स। वीडियोज है, प्लीज आप जाकर सर्च करो चाइना पोस्ट के ट्रक्स ऑटोनोमस, खाली इतना गूगल करो, यूट्यूब पे देख लेना, आपको दिखेगा वो ऑटोमेटिकली चल रही है। दे हैव सेव्ड सो मच ऑन द कॉस्ट। ड्रोन्स हैं जो कि माउंटेनियस है तो ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं। दीज आर ऑटोनोमस ड्रोन्स। हमें लगता है ना कि यार स्विगी, जोमैटो, इन्होंने देखो डिलीवरी का कितना कमाल का काम कर दिया है वो। When you go to Wuhan in China, जिसको बोलते हैं ना वहां से कोविड निकला था एक्सेट्रा, you go to Hefei, you go to Anhui, when people order stuff, बहुत बार होता है कोई देने आता है, but in a lot of pockets now there are dedicated zones in every society जहाँ पे एक बंदा बैठा है, वहां पे अपने आप छत के ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे बनाया है, उड़ करके पूरा ड्रोन आता है, वो उस स्पॉट पे बिल्कुल बैठता है, मशीन सीधा सामान को नीचे खींचती है, उस आदमी को देती है, जाके डिलीवर कराओ। कितना बड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ थिंग्स। आपको लगता है ये इंस्टामार्ट वाले, जेप्टो वाले या फिर जोमैटो वाले नहीं करेंगे आने वाले 5 साल में? ऑफ कोर्स करेंगे। जब होगा किसकी नौकरी जाने वाली है?
दीज आर नॉट IT प्रोफेशनल्स। ये वो 60 लाख लोग नहीं है, उनका तो अलग ही कहानी चलेगी। दिस इज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ट्रकिंग इंडस्ट्री, US, यूरोप, लुक एट चाइना, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ऑटोनोमस ट्रक्स चलने शुरू हो रहे हैं सर। चाइना में दिस इज हैपनिंग एट नेक्स्ट लेवल स्केल, फुल फ्लेजेड बड़े वाले ट्रक्स। उसमें भी मैं भी बताता हूँ आपको, आप वीडियो देखना इसका, यू विल बी माइंड ब्लोन। ठीक है, ट्रक चल रहा है जिसमें कोई बैठा नहीं है। आइडियली इंडिया में आपको ट्रक चलाना है, हर 8 से 12 घंटे बाद यू नीड अ ड्राइवर चेंज। आपको हर ट्रक के आपको 2 ड्राइवर यानी आपको चाहिए, तो बंदे वहाँ बैठते हैं। इट्स अ कॉस्ट, दे आर रिप्लेसिंग दैट, नंबर 1। नंबर 2, नाउ व्हाट दे हैव गॉन फॉर इज, एक ट्रक चल रहा है, सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं, उसके पीछे देयर आर 4 मोर जिनका काम है पहले वाले के हिसाब से चलना। सड़क पे ट्रक्स की ट्रेन बना दी है, 5-5 एक साथ चल के जा रही है। लिटिल आप वीडियोस देख सकते हो, आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट प्लीज लोग पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ोगे पता चलेगा चाइना में क्या हो रहा है, हमारी मीडिया नहीं बताती है। यू विल बी माइंड ब्लोन कि वो अपने आप को कैसे और एफिशिएंट बनाए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स वैसे कम होता है। हम नहीं करेंगे क्या? जिनको लगता है नहीं करेंगे, कुछ हद तक हम भी शुरू कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं, जो हमारी सरकार अलाउ करती है। हमारी सरकार ऑटोनोमस ट्रक तो अलाउ नहीं करती है, तो डिलीवरी ने क्या किया, ट्रेलर ट्रक शुरू कर दिए। एक बड़ा वाला ट्रेलर ट्रक है, उसके पीछे जॉइंट एक और ट्रेलर लगा दिया, वो एक साथ चल रहे हैं। 2 ड्राइवर्स की नीड वहां खत्म हो गई है। सूनो और लेटर यहाँ पे भी ऑटोनोमस ट्रक्स होंगे, बिकॉज हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव तो रहना है। कैसे करोगे? AI ये सारी जॉब्स भी खाने वाला है। IT सेक्टर में लोग कोई बोलते हैं कि नहीं यार उतना नहीं होगा, एटसेट्रा, कुछ नहीं होगा। हियर इज व्हाट इज रियली हैपनिंग। इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। दे हायर्ड सम 80,000 पीपल in a year. Next year they hired 50,000 people. Next year they hired some 13,000 people. Last year their headcount reduced net level पे। TCS 57 years की अपनी हिस्ट्री में, 57 years जितने भी years की उनकी हिस्ट्री, 37 की 57 की 2 में से एक नंबर है। They never did any mass layoffs। किसी को हटाया तो मतलब कि काम अच्छा नहीं किया, वो सब हटाना अलग चीज होती है, बट मास लेऑफ्स कभी नहीं हुए। लास्ट ईयर दे ओपनली अनाउंस हम 12,000 लोगों को हटाएंगे। उनका नेट जो हेडकाउंट है वो लगभग 24,000 लोगों से कम हुआ। मतलब सेक्टर्स चल रहा है। पॉइंट इज 12,000 हटाने से 24,000 नेट हेडकाउंट कम हुआ है। मतलब इसका क्या होता है कि जो लोग वॉलंटरी छोड़ रहे हैं उनको हम रिप्लेस भी नहीं करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम वेयर आपके मार्जिन्स और कंप्रेस हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज क्लाइंट को भी तो पता है ना कि एक आदमी 4 का काम कर सकता है, तो मैं पहले वाले रेट्स क्यों दूंगा? डील्स आर बीइंग रीनेगोशिएटेड एक्टिवली। जो रीनेगोशिएट नहीं हो रही है वो डील जो 5 साल की थी उसको बढ़ा करके 8 साल का किया जा रहा था कि क्लाइंट के लिए जस्टिफाई हो जाए कि भाई वो छोड़ के ना चले जाए। दिस इज ऑल AI। अरे हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, एवरीवेयर, एंड इट्स स्कैरी। मैं इस पे इसलिए इतना मैं बात करना पसंद करता हूं क्योंकि अगर इतने लोगों की जिंदगियां इससे इंपैक्ट होने वाली हैं, वी शुड एक्चुअली बी प्रमोटिंग मोर एंड मोर डिस्कोर्स अराउंड इट। क्योंकि उन लोगों को जिनको भी एहसास नहीं, उनको पता होना चाहिए कि अच्छा यार हमें भी इसका असर आएगा, वी नीड टू अपस्किल, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि घर तो हमें भी चलाने हैं, बच्चे हमारे भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में भी हैं, मेरी भी कुछ एम्बिशन से कैसे करूंगा मैं? बट मैं इसको अपॉर्चुनिटी जैसे देखता हूँ। फॉर सम पीपल इट इज, नो नॉट फॉर सम पीपल, फॉर एवरीबडी। आई थिंक बहुत लोगों के लिए एक ये AI का रेवोल्यूशन एक मोमेंट बन जाएगा कि भाई मैंने पुराना 10 साल पहले या 15 साल पहले शायद मेरी टैलेंट की वजह से या मेरे दिमाग की वजह से या रेस की वजह से या मेरे माँ बाप की पैसे की सिचुएशन की वजह से या मेरे आसपास परिवार की सिचुएशन की वजह से जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, जो दिमाग नहीं लगा पाया, उसकी वजह से जो मैं सीख नहीं पाया, मैं आज IITian जितना स्मार्ट नहीं बन पाया, आज वो सब ना इंजीनियर से लेके एक नॉन डिग्री वाला सब एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। यस। तो सबके लिए एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटी है कि भाई आज से इसमें नई तरीके से अपने आप को अपस्किल करना, कुछ सीखना स्टार्ट कर दो AI में। क्या पता ये अपॉर्चुनिटी, ये टाइम है कि जहां आप शायद जो आज 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है वो 5 लाख कमाने लग जाए, जो 5 लाख कमा रहा है वो 5 करोड़ कमाने लग जाए, जो 5 करोड़ कमा रहा है और वो एरोगेंट है तो 0 कमाने लग जाए। तो इट्स डेफिनेटली बहुत रिस्की है, बहुत स्कैरी है, बहुत लोगों की नौकरियां जाने वाली है, बहुत खतरनाक बात है। बट अगर ये लोगों तक पहुंच रहा है तो बहुत लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सो आई फील बहुत लोगों को ना डर की जगह अगर उनमें इतना दिमाग है कि वो ये पॉडकास्ट देखते हैं, कॉन्वर्सेशन देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उन्हें ये सब समझ आता है, इतनी बातें तक सुनते हैं, तो इतना दिमाग होगा कि AI के साथ प्ले करके कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। बस अब विल और इंटेंशन की बात है। मैं थोड़ा सा इसमें एग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, आपकी 150 लोगों की टीम है, राइट? नो ऑफेंस टू एनीबॉडी इन दैट, बट आप भी मानोगे कि सबके अंदर बराबर की चुल और भूख नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, राइट? जिनके अंदर चुल और भूख होती है ना,
उनके लिए जो भी ये हर्डल्स थी कि यार मैं उतना IIT वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना नहीं, मुझे टेक नहीं आता एक्सेट्रा, व्हाट AI इज डूइंग इज उनके लिए वो सारे बेंचमार्क हटा दिए गए, एग्जैक्टली, एनेबल कर दिया गया। बट जिनके अंदर चुल और भूख ही नहीं है ना, उसके लिए कुछ नहीं करने वाला। ट्रू। एंड अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मुझे ज़्यादा लोग ऐसे नज़र नहीं आते परसेंटेज में देखो तो जिनके अंदर चुल है। एंड मेजॉरिटी लोग जो मुझे ChatGPT पे खेलते हुए देखते हैं वो यही होते हैं कि हे दिस इज द फोटो आई एम गोइंग टू पुट आउट, इसके लिए कैप्शन बता दो, या फिर जनरल लाइफ क्वेश्चंस। उससे कुछ वैल्यू क्रिएट करना सीखने के ऊपर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज के दिन। there's a friend of mine, वैभव, वो AI स्कूल चलाता है बहुत बड़ा, I think one of the Vaibhav largest, Sisinti, right? Yeah. One of the largest Yeah. AI upskilling schools in the world, right? ग्रो स्कूल नाम है ना, ग्रो स्कूल Outscale करके AI पे चलाता है। Okay, so वो उसने एक बहुत अच्छी टर्म देता है, वो AI को काफी अच्छी चीज बोलता है। वो बोलता है कि जो लोग AI को ऐसे देखेंगे कि ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो मेरी जॉब खा जाएगा, उनकी जॉब जाएगी। या जो लोग AI को ऐसे देखेंगे कि अब मेरे पास एक ऐसा जीनी एम्प्लॉय है जिसको जो मैं बोलूंगा वो कर देगा, या तो वो लोग अपस्किल कर देंगे और जीत जाएंगे। 1000% एग्री। एंड आई लव दिस वे। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? कि हर किसी के पास एक ऐसा एम्प्लॉय आ गया है जिससे आप कुछ भी करा लो। तो आपके और मेरे पास जो आज शायद आप जो 50 लाख रुपए का आदमी ले सकते थे और मैं जब 5,000 का ले सकता था ना, अपन दोनों के पास ऑलमोस्ट अब वो बराबर हो गया है। मेरा 5,000 वाला आपके 50 लाख वाले जैसा काम करके दिखा सकता है। बिल्कुल 1000% एग्री ऑन दिस वन, कोई डाउट ही नहीं है। अगर किसी के अंदर तलब है चुल है कि भाई मैं इससे और क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रू। एंड हम ऑलरेडी एग्जांपल्स देख रहे हैं, बतेरे लोगों का देख रहे हैं। हद से ज्यादा। Well, here's my last question to you. Okay, I'm going to give you next 60 seconds. Okay, 60 seconds में take a pause, pen and paper ले लो भले, think properly कि अगर आज के पॉडकास्ट में से टॉप 3 insights लोगों को उठानी हो, which people should just pick it up and implement, या just pick it up and understand, या just pick it up and observe, whatever, जो आपकी टॉप 3 लर्निंग्स होगी, इनसाइट्स होगी जो लोगों को देखना चाहिए, वो क्या होंगी? मे बी राइट, थिंक, जस्ट गो थ्रू द एंटायर पॉडकास्ट व्हाट वी हैव डन टुडे। लेट्स बिगिन। Yeah. Done. नंबर 1, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कर रहे हैं लेकिन वो ग्राइंड वर्क है, जिससे हमारे दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, हम उसमें कोई वैल्यू क्रिएट नहीं, क्रिएटिव नॉलेज वहाँ पे नहीं लग रही है। सिट डाउन विद सम LLM, $20 का सब्सक्रिप्शन लो, क्लाउड का लो, क्लाउड का आपको लगता है जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, ओपनएआई का ChatGPT का ले लो, जेमिनी का ले लो, ग्रॉक का ले लो, उस पर खेल करके ऑटोमेट करना सीखो। एक चीज़ जब ऑटोमेट करना सीख जाओगे ना, अपने आप दिमाग दौड़ेगा, अरे इससे और 4 चीज़ें कर सकता हूँ, एंड उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी एंड एवरीबडी शुड बी डूइंग राइट नाउ, ऑटोमेट। वो चीज़ जिसमें तुम्हारा ग्राइंड वर्क हो रहा है, ऑटोमेट कर दो। दैट इज 1। नंबर 2 है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम से एक अखबार है, प्लीज 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 पढ़ना शुरू करो। नॉट बिकॉज और आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा ठीक है क्या क्या हो रहा है, बट बिकॉज यू शुड नो कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है हमें वो पता ही नहीं है तो हम कभी उतने बेहतर बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं अच्छा ठीक है दुनिया उतनी आगे निकल चुकी है। प्लीज पढ़ना शुरू करो। आपको अपना अपना मत हो सकता है, मेरा मानना है कि व्हेन इट कम्स टू चाइना हमें कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म वो चीज़ें नहीं दिखाता जो कि एक्चुअल में वहाँ पे हो रही है। वो लोग भी अपना बढ़ा चढ़ा के दिखाते होंगे, बट इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो रियल आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, यू आर गोइंग टू बी ब्लोन एवरी सिंगल डे। आपको उस टाइम ना खुद इंस्पिरेशन लगने लग जाएगी, यार ये हम क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, मेरे को अपने पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए, या फिर इसके ऊपर मैं स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, डू इट। मैं पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए इसके कारण, मेरी थिंकिंग में क्या चेंजेस आए। नंबर 3, फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस पीपल AI is going to disrupt us unless we learn to use it. So या तो उसके यूज करके अपने काम में ऐसा बनने के लॉज निकाल लो कि आप अपने से 40 गुना आप काम कर सको आने वाले 2 साल में, वरना बिगिन टू ऑल्सो फिगर आउट आप और क्या क्या कर सकते हो। हफ्ते भर का टाइम है आपके पास, बैठ के इतना तो आप सोच सकते हो कि यार मैं और किस चीज़ में अच्छा हूँ। मुकुल है क्लास प्लस के फाउंडर, जिनके जो मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, मैंने कंपनी छोड़ी थी। हर आदमी 3 से 4 चीज़ों में अच्छा होता है। अगर आप आज खाली किसी एक से अपना पैसा कमा रहे हो, अपना घर चला रहे हो, आपके 2-3 चीज़ें और होंगी, सोचो, निकलेंगी। एंड बिगिन टू स्केल अपॉन दोज थिंग्स, बिगिन टू टेक दोज थिंग्स टुवर्ड्स मोनेटाइजेशन। जैसे आप वो करने लगोगे, AI से जो भी डिस्ट्रप्शन आपकी जॉब में आएगा, आप उसके अगेंस्ट और ज़्यादा रेजिलिएंट बनना शुरू कर दोगे। एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं,
आपके परिवार के लिए, आप सबकी वेलबींग के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए। दीज आर द 3 थिंग्स जो कि आइडियली कोई भी आने वाले 3-4 दिन या फिर हफ्ते भर के अंदर ट्राई कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। प्लीज डू इट। Thank you so much, sir. Thank you so much for spending time with us. It was pleasure having you. थैंक यू सो मच राज, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। बीन अ लॉन्ग टाइम एडमायरर, आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं एंड झूठ नहीं कहूँगा, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्रीम टू बी आउट हियर। जहाँ से मैं आता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं अपने, मुझे नहीं पता है पॉडकास्ट में आएगा नहीं आएगा, बट मैं जिसको बता रहा था ना कि राज शर्मा पॉडकास्ट में था, राज के दिस वन इज बिग भाई। सो दैट्स इज 2 थिंग्स। नंबर 1, what a big thing you have built out here. Number 2, what an aspiration and a joy it is कि अच्छा ये manifest हुआ है आज। Thank you so much for having me here. It really means a lot, genuinely. Thank you so much. Thank you for coming. I think it just you and I were doing something which we both should do. You do it in a different way. I do it in a different way. You talk about the missing loopholes which we have in our country at a global stage. I talk about the positive that we are actually building in the country, but both are important at the same time, and that's why I wanted to do this podcast. Thanks. Really means a lot. क्योंकि अगर दोनों नहीं होंगे तो we won't actually understand where we are, and we won't be able to fill those gaps and take our country much ahead. Absolutely agree with you. Thank you. Done. Thank you.